नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ परिचर्चा के एक और कड़ी के साथ। दोस्तों, आप सभी का साथ मिला है, आप सभी का सहयोग मिला है, बहुत प्यार मिला है इस परिचर्चा को, इसलिए हम निरंतर परिचर्चा के नए-नए एपिसोड आप सभी के समक्ष लेकर आते हैं और बहुत ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हो, उसकी पूरी कोशिश हमारी पूरी टीम करती है और आज हम 112वें पायदान पर हैं। आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमने इस परिचर्चा को किसी भी सूरत में रुकने नहीं दिया है, थकने नहीं दिया है, डिगने नहीं दिया है और एक एपिसोड से लगातार 112 एपिसोड तक हम निरंतर चलते आ रहे हैं। आप सभी के साथ के लिए बहुत-बहुत आभारी हैं हम लोग और आज एक खास विषय को लेकर परिचर्चा अ, की जो नई कड़ी है वो बहुत सार्थक होने वाली है क्योंकि जो विषय हमने आज चुना है वो है मानव और पशु प्रेम। कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद उन योनियों से गुजर कर और उन योनियों में बहुत सारे जो हैं हम बहुत जीव जंतु और तमाम चीज़ों से गुजर कर मानव शरीर प्राप्त करते हैं और जब हम मानव बनते हैं तो हमारा दायित्व होता है कि हम उन पशुओं के प्रति आभारी हों, आभार प्रकट करें, जिनकी वजह से कहीं न कहीं हमें जीने में सहूलियत मिलती है। हम भारत की बात करते हैं और भारत परंपराओं का देश है, संस्कृति का देश है। भारत एक महान युग है और मुझे लगता है इस युग का कभी अंत नहीं हो सकता और सभी वक्ता इस बात से ज़रूर अ, अपनी इस बात पर सहमति देंगे और जब हम भारत की बात करते हैं, तो हम गौ माता की बात करते हैं, क्योंकि हम गौ को माता के रूप में पूजते हैं, उनका अपना स्थान है हमारे जीवन में और साथ में जुड़े बहुत सारे ऐसे पशु-पक्षी हैं, जिनके सानिध्य में और हमारे सानिध्य में कहते हैं एक-दूसरे के पूरक हैं, दोनों का अपना एक अलग व्यवहार है, अपना एक अलग अस्तित्व है और आज हम मानव और पशु प्रेम की बात करेंगे और आज स्टूडियो में जितने भी वक्ता इस वक़्त मौजूद हैं, वो सब मानव होकर पशु प्रेमी हैं, पशुओं को बहुत प्रेम करते हैं और सिर्फ़ हम कुत्ते, बिल्लियों की बात नहीं करेंगे, हम गौ माता की भी बात करेंगे और कुछ आँकड़े हैं मेरे पास, उन आँकड़ों के बारे में भी हम बात करेंगे और कुछ जानकारी उनकी सेवा किस रूप में कर सकें और हमारा मानव धर्म क्या कहता है, उन तमाम बातों पर आज हम गौर करेंगे। सबसे पहले तो परिचय कराती हूँ क्योंकि आज जो विद्वान वक्ताओं को हमने एकत्रित किया है आज के कार्यक्रम में, उनसे आप सभी की मुलाकात करानी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आदरणीय पूनम शर्मा जी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ बहुत हमारे पटल पर। पहली बार आप पधारी हैं और आप बहुत अच्छी कवित्री हैं, मन संचालिका भी हैं। बहुत कुछ कार्यक्रम हमने साथ किए हैं और सबसे अच्छी बात है कि इनके पास बहुत सारे कुत्ते हैं, जिनको ये और सबसे बड़ी बात है ये कुत्ता या बिल्ली की हम बात नहीं कर रहे हैं, अगर भाषा में कोई त्रुटि हो, तो आप लोग उस बात को नज़रअंदाज करें। हम उस प्रेम की बात कर रहे हैं क्योंकि जो भावनाएँ लेकर हम आज इस कार्यक्रम को करने आए हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं पशुओं के साथ। तो उन तमाम पशु की बात हम करेंगे, चाहे वो हमारे राम अवतार भैरवा जी के खरगोश हों। बहुत सारी बातें मुझे आज साझा करनी है और आप सबको बहुत कुछ नया मिलेगा आज के कार्यक्रम में क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहती हूँ और पूनम जी आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ धन्यवाद आपका गौतम बहुत-बहुत। गौतम नायक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम जी आप एक्सपर्ट हैं, गौशाला भी आप चलाते हैं और अभी आपने गौ उत्पाद के लिए भी बहुत कार्य किया है। जैविक खेती भी आप करते हैं और आप
जॉब भी करते हैं, तो उन सब चीज़ों में एक तालमेल बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि आज के दौर में पैसे सबके पास हैं, समय नहीं है। और जब आप समय निकालते हैं इनका सब कामों के लिए, तब लगता है कि जीवन शायद सार्थक हो रहा है। तो गौतम जी, पुनः आपका अभिनंदन करती हूँ, हमारे परिचर्चा में दूसरी बार आप पधारे हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारे साथ आदरणीय राम अवतार बैरवा जी जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। हमारा आतिथ्य आपने स्वीकार किया। आप आकाशवाणी दिल्ली के कार्यक्रम अधिकारी हैं, बहुत अच्छे गज़लकार, बहुत अच्छे इंसान और पशु प्रेमी हैं। और पशु प्रेमी किस रूप में है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी, और बाकी ये खुद बताएँगे। और आज के कार्यक्रम में जितने भी वक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, सब पशु प्रेमी हैं। हमारे साथ एक और कमलेश गौतम जी जुड़ने वाली हैं, जो शिक्षिका हैं, शिक्षाविद हैं, और वो भी पशु प्रेमी हैं, बहुत कुछ वो करती हैं। संभवतः वो जुड़े अभी। और हमारे साथ एक अतिथि वक्ता हैं जो कि डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुमित गुर्जर जी, जो पेशे से वेटनरी डॉक्टर हैं। उसके अलावा वो गौ संवर्धन के लिए, जैसे गौतम जी गौ संवर्धन के लिए कार्य करते हैं, हमारे डॉक्टर साहब भी गौ संवर्धन के लिए कार्य करते हैं। और गौ की सेवा करना, कहते हैं अगर आप गाय की सेवा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं अगर, तो गर्भवती स्त्री की सेवा करिए, गाय के सेवा का फल मिलता है। तो दोनों सूरत में, क्योंकि वो भी माँ है, माँ बनने वाली माँ है, तो दोनों सूरत में सेवा करना सबसे उत्तम भाव है। और 20 वर्षों से हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, पशुपालन के क्षेत्र में उनका अनुभव रहा है, और पशुओं की चिकित्सा, स्वदेशी गोवंश पर नस्ल संवर्धन का कार्य करते हैं। कुछ ही क्षण में वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी अतिथि वक्ताओं का मैं हृदय से आभारी हूँ। इतनी सुंदर परिचर्चा में आप भाग लेने आए हैं। और कुछ आंकड़े हैं सर, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, जो थोड़े चौंकाने वाले भी हैं, इस पर भी हम ज़रूर गौर करेंगे। लेकिन पटल के उस पार कुछ महानुभाव तशरीफ़ लाए हैं, उनसे भी हम ज़रा मुखातिब होते हैं। हमारे साथ बरखा शर्मा जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ बरखा जी। बरखा जी किरदार ज़िंदगी का हिस्सा रह चुकी हैं पिछले हफ्ते, और आज वो हमारा कार्यक्रम देखने आई हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ हमेशा की तरह गुलशन ग्रोवर जी जुड़ गए हैं। पटल के संयोजक आदरणीय राजीव अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ आपका। सरोजनी कौशिक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन है आप सभी का। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अभिनंदन करती हूँ। सभी का स्वागत करती हूँ। इसी तरह जुड़े रहिए, बने रहिए, क्योंकि हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए आज की परिचर्चा हम शुरू करते हैं। कुछ आंकड़े हैं। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि पृथ्वी पर 8.7 मिलियन प्रजातियां हैं, जो अलग बहुत तरह के जीव जंतु हैं हमारे पृथ्वी पर। और एक दुखद बात भी है, जो मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब और राम अवतार बैरवा जी, चूंकि संरक्षण का कार्य ये भी करते हैं, संवर्धन का कार्य करते हैं, मैं सभी से एक प्रश्न रखूंगी। ये प्रश्न बहुत ज्वलंत है मुझे लगता है। और भारत में पालतू जो पशु हैं, जैसे कुत्ते हैं या बिल्लियां हैं, उनके जो संख्या है परिवार की, जितने परिवार हैं जो पालते हैं इन्हें, 21 मिलियन परिवार हैं जहां पर पाले जाते हैं पशु। और एक दुर्भाग्य की बात है जो मैं बताना चाहती हूँ, 50 लाख गायें जो इधर-उधर घूमती रहती हैं, उनके लिए कोई ठौर ठिकाना नहीं है। ये बहुत गंभीर समस्या है हमारे देश के लिए। और चूँकि हम भारतीय संस्कृति और परंपरा की बात करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत अभिनंदन है। मैं चाहूँगी कि आप अपना कैमरा ऑन कर लें। तो ये सारे आंकड़े हैं, और कुछ आंकड़े और हैं, मैं थोड़ी देर में बताऊँगी। सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। जुड़े रहिए, बने रहिए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि पूनम जी के पास 12 क्या बोलूं मैं, आपके नाम बता दीजिए, क्योंकि बच्चे मैं अगर कुत्ते बोलूं बच्चे तो हैं वो हमारे, तो हम हैं। उनको ऐसे नहीं बोलते कि हाँ। थोड़ा सा जी पूनम जी, थोड़ा सा ये मेरी तरफ से कहीं अभद्र व्यवहार ना हो जाए कि मैं इस तरह से नहीं, उनको हाँ। अपने शब्द
से उनका वो करूँ। तो ठीक है, आप अपने बच्चे का अच्छा। नाम बता सकते हैं? हाँ, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, 12-13 बच्चे थे, अभी हमारे पास 7-8 हैं वहाँ पर मेरे घर पे मुंबई। तो उन सबके नाम थे माइलो, किट्टी और फेरी, कुकी और बनी, वाटर, चांद, हेवन एंड और कौन रह गया, चैंपियन और यहाँ पर भी मेरी मम्मी के यहाँ भी ऑस्टिन है। तो इस तरह से इन सबको हम लोग बहुत प्यार करते हैं तो और अभी हमारे अभी बच्चों की जब तरह मैं ही रहते हैं। पूनम जी, अभी हम्म। जब मैं बात करूँगी, तो मैं ये पूछूँगी कि आपके जो बच्चे हैं, क्योंकि अब यथोचित सत्कार करना ज़रूरी है, और राव अवतार बैरवा जी हमारे साथ हैं। कुछ वीडियोज़ मेरे पास हैं, वो धीरे-धीरे मैं प्रोग्राम में दिखाऊँगी। बैरवा जी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, गौतम जी। इन्होंने उनके लिए जो इस तरह के पशु हैं जिनके पास जगह नहीं है या सर्दी में परेशान होते हैं, तो उनके लिए उन्होंने जगह घेर कर, मतलब उनके लिए आवास की व्यवस्था की है। साथ में इनके पास बहुत सारे खरगोश हैं, जो आप वीडियो में देखेंगे। बहुत सारे खरगोश हैं इनके पास, कबूतर बहुत सारे, और कुछ वीडियोज ऐसे भी हैं जो कुछ जब अब क्या बोलूं मैं, स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं वो इनके गाड़ी के हॉर्न की आवाज से भाग कर आते हैं कि हमारे जो बैरवा जी हैं वो आ गए हैं। इस तरह से मैं बात करने की कोशिश बिल्कुल। कर रही हूँ, हालांकि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है। तो पूनम जी, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ। सबसे पहले तो एक मानसिकता, क्योंकि चूंकि हम मानव और पशु प्रेम की बात कर रहे हैं, और चूंकि जी, जो इस तरह के जो जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, वो बहुत ज्यादा अपने होते हैं, अपने सगे लोगों से ज्यादा अपने होते हैं। ये हमारी एक बिल्कुल, मानसिकता है, और मुझे लगता है कि गलत भी नहीं है। तो गलत भी ऐसी नहीं है। आप आपके ज़हन में कैसे, मतलब एक पशु पालना थोड़ा लगता है कि शौक में इंसान कर लेता है कि हाँ, चलो सच दूसरों बात को देख के, लेकिन 12 है। बच्चे आपने अपने घर में एक बड़ा-सा हॉल ही बना दिया है उनके लिए, एक व्यवस्था होती है सब खाने हर जी, चीज़ की। तो जी, ये जी, जो जी। आपके मन में विचार आया कि मुझे इतने सारे रखने हैं, और उसकी व्यवस्था भी उसी तरह की, आपने कहा कि वो पशु नहीं है, वो मेरे बच्चे हैं। तो ये जो एक हुँ। थॉट प्रोसेस होता है, एक मानसिकता होती है, वो मानसिकता किस रूप में विकसित होती है? और तब आपको क्या लगा था कि आपको इतने सारे रखने हैं, या फिर एक के बाद एक बढ़ते चले गए? हाँ, एक्चुअली मेरे ब्रदर सिस्टर स्टार्टिंग शुरू किए थे, तो पहले एक बच्चा लेके आए थे, तो उससे उनका प्रेम बढ़ता गया। फिर उसको एक कंपेनियन देने के लिए एक और लेके आए। तो उसके बाद में उन दोनों का पूरा हुआ, तो धीरे-धीरे क्या होता है, उनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ने लगा उन लेक के लिए। तो ऐसे ही करते-करते हमारे घर में जैसे सड़क पे कोई है, बीमार है, कोई ज़ख्मी है, तो उसको ठीक किया, बहुत अच्छे से उसका इलाज कराया, तो वो ठीक हो गई। अब कहाँ दे नहीं जा रहा है, कहीं किसी को एडॉप्ट नहीं ले रहा है, तो फिर वो घर में रह गई। तो उसकी पूरी उसको प्यार मिला, देख-रेख मिली। इस तरह से फिर ऐसे ही होते-होते किसी और को कोई और अच्छा लगा कि इसको काश ये बहुत प्यारा बच्चा है। तो वो ऐसे ही करके इसका कोई नहीं है, अनाथ रह गया, इसकी माँ मर गई, चलो इसको हम ले आते हैं, कोई बात नहीं, इसको प्यार मिलेगा। ऐसे करते-करते हमारे पास में आते गए। तो और हमारा फिर मन नहीं किया कि इनको कहीं और छोड़े, मतलब एक हृदय भर जाता है ममता से, जब ऐसा ही एक से प्यार, ऐसे ही दूसरे से, तीसरे से। तो इसी तरह से करते-करते हमने उनको एक कम्युनिटी बना दी पूरी अपनी घर में उनकी, और हमें बहुत अच्छा लगने लगा उनके साथ रहना। सबके कमरों में एक-एक, दो-दो रहते ही हैं, मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है, हम ऐसे बात करते हैं उनसे। पूरा दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह हुई, कब शाम हो गई, कब रात हो गई। उनके साथ ही हमारा टाइम स्पेंड हो जाता है बहुत अच्छे से। पूनम जी, इतनी महँगाई में इतने सारे बच्चों का लालन-पालन करना मुश्किल होता होगा। उसको ईश्वर अपने आप ही देता रहता है। इसमें ना हमें खुद दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं ना, तो अपने आप रास्ते बनते चले जाते हैं। मतलब हमें लगता है कि हम उनकी वज़ह से हमें मिल रहा है, भगवान हमको दे रहा है कि तुम्हारा हमें अच्छी-अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो हमें उनकी वज़ह से मिल रही है शायद, ऐसा लगता है। और बाकी बच्चे लोग घर के तो है ही हमारे जो बच्चे हैं, और बाहर के भी जो सड़क पर होते हैं उनके लिए भी उनको बहुत मतलब दवा करनी, दारू करनी, मतलब दवा उनके लिए मेडिसिन, कोई जख्मी है, कोई बुखार है, तो उसको पिल्स देनी है, खाना पहुँचाना है। जितने भी गली के होते हैं उनको इंजेक्शन लगवाने हैं, डॉक्टर से फ़ोन कर कर के बाकायदा, मतलब जो-जो लगते हैं उनके कार्ड बने हुए थे। खूब सारे उनकी जो कम्युनिटी के बच्चे थे, सबको उन्होंने, मेरे बच्चों ने और मेरे ब्रदर सिस्टर सबने उनका ध्यान रखा खूब। और आज भी उनके पास खाना लेके जाते हैं, बल्कि हम बहुत दूर आगे रहने के फिर भी हमको
उनके लिए खाना पहुँचाते हैं। चाहे जितनी भी दूर चले जाएँ, लेकिन चाहे हम 2 दिन में जाएँ, पर खाना ज़रूर पहुँचाना होता है उनके लिए। तो इस सब में बहुत मानसिक शांति भी मिलती है कि भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, तो हम हमारी बहुत ज़िम्मेदारी है कि हम बेजुबान जानवरों का ध्यान रखें। और वो अपने बिल्कुल। हाथ से तो खाना नहीं बना सकते। हम कुछ भी जितने भी हमसे हो सके हमें करना चाहिए ज़रूर। और ये नहीं बहुत सोचना चाहिए हमारे पास नहीं, हमारा जी, कहाँ जी। से होगा, हमारे पास पैसा नहीं है इतना। करते जाओ, अपने आप होता जाएगा। वो सब ईश्वर पर छोड़ दो। यहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। मेरा तो ये मानना बिल्कुल, है। बिल्कुल पूनम जी, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यहाँ दिमाग की नहीं दिल की बात हो रही है। दिल की आप कोई बात है, भी बिल्कुल किसी से सही। प्रेम करते हैं तो वो दिल की बात होती है और दिल की बात दिल तक सही पहुँच बात। ही जाती है। कुछ जी, वीडियोज़ हैं, तमाम श्रोताओं को मैं दिखाना चाहती हूँ। इनके घर के जी। बच्चे जो हैं वो कितने शरारती हैं और कितनी मस्ती करते हैं, मैं दिखाना चाहती हूँ एक बार। आप देख सकते हैं कि ये तीनों इतनी मस्ती कर रहे हैं और बीच में चाँद है, उधर फेरी है, वो भौंक रही है इसको और इधर डमी है तीसरे नंबर और का। एक और मेरे पास वीडियो है, मैं चाहती हूँ माइलो है इसका नाम बड़े वाले का और छोटे बहुत वाला डबी है। बहुत बढ़िया पूनम जी, आपके पास हम दोबारा आएँगे और राम अवतार बैरवा जी के पास चलती हूँ चूँकि इनका जो घर है, मुझे लगता है कि वो एक आश्रम है, जहाँ पर बहुत सारे पशु-पक्षी रहते हैं, चिड़िया है, वहाँ खरगोश हैं, वहाँ पे कबूतर हैं और जब मैं बात करती हूँ इनसे जब उनके बारे में तो एक भीनी-भीनी सी जो खुशबू होती है उन पलों की जो ये जीते हैं रोज़, वो अनुभव की बात होती है जब महसूस होता है वो कि कितना ज़्यादा जुड़े हुए हैं इन सब चीज़ों से और इन अभी कुछ वीडियोज़ मैं दिखाऊँगी, आप देखेंगे गौतम जी कि सीढ़ियों पे लगातार खरगोश चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं और इतनी मस्ती कर रहे हैं। बड़ा सुंदर संजोग है और सुखद अनुभूति मैं कह सकती हूँ क्योंकि जब हम मानव हैं तो हमें सबसे प्यार करना चाहिए। तो बैरवा जी, आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं या जितने भी आपके मैंने देखा है आपके फ़ेसबुक पेज पर, ज़्यादातर आपके जो संदेश होते हैं वो हमेशा यही होते हैं कि पशु प्रेम करो, पशुओं के साथ लगाव रखो और एक डर भी होता है शनिदेव की कृपा शनि देव चूँकि हमारे थोड़े रुष्ट हो जाते हैं जल्दी, तो एक न्यायप्रिय देवता है शनि, तो पशुओं से यदि हम प्रेम करते हैं तो शनि की कृपा अपने आप आती है। तो पशु के प्रति जो आपका इतना स्नेह और इतना लगाव है उसके पीछे कारण क्या है? और क्या सोचते हैं आप जब उनके पास पहुँचते हैं? देखिए, एक तो मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ विभा जी को कि इतने गूढ़ विषय पर आज चर्चा रखी है। सचमुच ये एक ऐसा विषय है, जिस पर हमारी पूरी मानवीय सभ्यता टिकी हुई है। एक पल बिल्कुल को सही बात। कल्पना कीजिए कि हम पशुओं को हटा दें, हम वनस्पति को हटा दें, तो क्या बचता है? सही बात। सबसे अधिक बारिश होती है जंगलों में। क्यों होती है? कि वहाँ प्रकृति है और प्रकृति के पास अपने आप पानी आता है। वहाँ कभी तालाब नहीं सूखते, वहाँ कभी पेड़ नहीं सूखते। वहाँ हमेशा वो माहौल रहता है कि हर जीव पल सके। मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर ने हम सबको खासकर मनुष्य को इसलिए पैदा किया है कि वो अ, अन्य जीव अपने साथ अन्य जीवों के भी लालन-पोषण करे। सिर्फ़ आदमी जो कमाता है, बाकी कोई जीव नहीं कमाता। उनसे कमवाया बिल्कुल सही। जाता है। सही मैं तो बात। अब क्योंकि सरकारी नौकरी में हूँ इसलिए मैं वो कर नहीं सकता, नहीं तो मैं
मैं जब भी माता वैष्णो के यहाँ जाता हूँ तो मैं कई घोड़े गधे को मरे हुए पाता हूँ। तो मैं जो ही जिस दिन रिटायर हो जाऊँगा उस दिन मैं ज़रूर ये रिट दायर करूँगा कोर्ट में कि इनसे क्यों सवारी ली जाती है? इन पे बैठ के 2-3 लोग जाते हैं और बेचारे रास्ते में मर जाते हैं और उसे मारते हैं पीछे से। सही में। ये कहाँ का न्याय है? ये आखिर जो उनको पालते हैं, वही उनको बिठा के उसका वज़न मुश्किल से 100 किलो का होगा, गधे का, घोड़े का 200 का होगा। उसके ऊपर 4-4 5 लोग बिठा दो और भागते हैं, भगाते हैं उसको पीछे-पीछे हंटर मारते हैं उसके। तो मैं कितने भी जब भी जाता हूँ तो मरे पाता हूँ बहुत सारे। हालाँकि कानून है, कानून बना रखा है लेकिन पालन कहाँ होता है? तो सख्ती से पालन उसके ऊपर ऐसा एक्शन लिया जाए कि जो इस तरह से मरता है उसको फांसी दी जाए। तो मैं इसीलिए मेरे घर पे खरगोश 103 तक हो गए थे, लेकिन मैं क्या करूँ मैंने तब भी पाला उनको। फिर जगह इतनी नहीं थी कि मैं क्योंकि मेरे घर पे कोई आता था और नीचे से बदबू आती थी उनको, तो ऊपर चढ़ते नहीं थे, वो नीचे के नीचे चले जाते थे। तो क्या किया जाए तो मैंने बहुत कोशिश करके और सरकार से दरख्वास्त की कि मुझे कुछ जगह दे दी जाए। तो सरकार ने मेरी दरख्वास्त सुनी, जापानीज़ पार्क में मुझे जगह मिल गई। वहाँ मैंने 103 खरगोश वहाँ छोड़ दिए। अब कुछ मेरे पास भी हैं जो विकलांग है, किसी तरह से चल फिर नहीं पाते, किसी की आँख नहीं है, तो उनको मैं अभी मेरे घर पे हैं और वो बढ़ते रहते हैं, मुझे कोई उसकी चिंता नहीं है क्योंकि अब जगह मिल गई है तो वहाँ छोड़ आता हूँ, फिर वहाँ से ले भी आता हूँ। ये शायद मेरा हाथ अगर कोई देख ले तो ये हाथ पे वो उन्होंने काट रखा है। ये खरगोश वहाँ बच्चे लेने जाते हैं तो काट खाते हैं खरगोश, तो पूरा हाथ ऐसे ये ऐसा पता नहीं दिख रहा है कि नहीं किसी को, ये ये देखिए, ये पूरा हाथ मेरा ये खरगोश है ना देख ये काट खाते हैं। उनके बच्चे निकाल के लाते हैं तो काट खाते हैं वो। ये सीधा हाथ है ऐसे पूरा ऐसा हुआ पड़ा है ये काट रखा है उन्होंने। जी। तो ख़ैर मुझे इस चीज़ का भी कोई दुःख नहीं है क्योंकि मैं इंजेक्शन लगवाते रहता हूँ टाइम टू टाइम और जब मैं ऑफ़िस से घर आता हूँ तो थोड़ा देर से आता हूँ तो क्योंकि ऑफ़िस का काम इस तरह का है कि तो रास्ते में जहाँ से मैं अपनी बाइक खड़ी करता हूँ पार्किंग में, वहाँ भी एक एक इस कुतिया ने 6 बच्चे दिए थे, उसमें से 2 बचे 4 मर गए। रोज़ वो पता नहीं कैसे जुई मारता था और सारे के सारे वो बच्चे मेरे पास भाग के आते थे। ख़ैर अब 2 बचे, 2 में एक कोई ले गया क्योंकि वो इतना स्नेह उनसे करता था, वो पिल्ले भाग के और उसके पास चले जाते थे। मेरे पास भी आते थे, पर कई बार हमारी मुठभेड़ हो जाती, वो भी मिलता था। मुझे लगता है शायद वो एक को वो ले गया, अब एक ही है वहाँ। रोहिणी पार्किंग में जो मेट्रो की ठाले की पार्किंग वहाँ है। आज एक एक पिल्ला है और एक इसकी मम्मी, वो मैं जब भी जाता हूँ भाग के आता है। यहाँ भी जब मैं प्रहलादपुर रहता हूँ, इन्हीं के लिए मैं यहाँ रहता हूँ। क्योंकि बाहर सिटी में रहूँ तो कोई पालने नहीं देगा। कचरा कहाँ डालोगे उसका, 103 खरगोश का कितनी गंदगी होती है, उनको फेंकनी पड़ती है। तो सब तो यहाँ बिल्कुल जंगल है जहाँ मैं रहता हूँ, बिल्कुल आस-पास पूरा जंगल है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ रहता हूँ कि उनकी देख-रेख कर सकूँ। तो रास्ते में तो बहुत सारे कुत्ते मुझे रास्ते में मिल जाते हैं, तो वो भी भाग के जी। मेरी बाइक सुनते ही भाग के आते हैं जी। और सारे आके कुछ सर कुछ वीडियोस मेरे पास हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं तमाम सुधी श्रोता जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं उनको मैं कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं खरगोश वाली वीडियो, क्योंकि मुझे खरगोश बहुत प्यारे लगते हैं। ये खरगोश भीगे चने खाने के बहुत मैं शौकीन होते हैं। ये इस वक्त भीगे चने खा रहे हैं सब। ये खरगोश नहीं है सारी की सारी, जो कि इसके अंदर चने अभी सारे ख़त्म हो गए। इनके पत्ते घास पत्ते सब रखा रहता है दिन भर, ये खाते रहते हैं इधर। और इधर से भी इधर भी जाल बना हुआ है, उधर जाते रहते हैं। ये देखो ये चने हैं, ये खाते हैं। ये चने खाते हैं, ये चने बहुत खाते हैं और चने के नाम से भाग के ऐसा गोला घेरा बना लेते हैं और चने खाते रहते हैं। ये इधर से इनका ये आने का रास्ता है, उधर से ये सीढ़ी है, इधर से इधर आ जाते हैं, फिर इधर से ऊपर भी चढ़ जाते हैं, इस पर चढ़ के भी चीज़ खाते हैं। इधर से रास्ता है, ये उधर जाके ये पूरा जंगल है, उधर पूरा जंगल है। उधर वहाँ से इनके लिए घास आती है और यहाँ ये पूरा इनके पेड़ वेड़ सब इधर ही है। ये पेड़ है ऊपर, छत से ऊपर पेड़ है, इतना ऊपर पेड़ है ये पूरा नीचे जड़ से इतना नीचे से पेड़ ऊपर इतना ऊपर जा रहा है। उधर नीम का पेड़ है जो बहुत ऊपर बाहर तक निकल रहा है। ये छत है, ये छत है, ये छत पे ये पेड़, उधर से छत पे पेड़ नीम के पेड़ है, ऊपर भी नीम का पेड़ है, ऊपर तक नीम का पेड़ है। इधर ये जाल पूरा बना हुआ है, यहाँ से कहीं नहीं जाते, ना चील ले जाती इनको। ये पूरा जाल बना हुआ ऊपर। ये मकान है, छोटा सा मकान है, इसके अंदर
पूरा जाल बना रखा है। ये बाबू इधर बैठा है, इसने शायद चने खा लिए, इसलिए इधर बैठा है, लेकिन चने इनको और मिलेंगे अभी, चने तो और मिलेंगे इनको, इसलिए ये चने के लिए। बाबू तुमने चने नहीं खाए अभी? ले चने खा लिया, इधर आ जा चने, इधर आ जाओ, ये चने के लिए अब आ गए, आ जा इधर आ जा, ये भी चने के लिए भाग के आया, चने इनका पहला पसंद है, ये चने के लिए अभी आ गए, चल के बैठते हैं। अब ये तिलक जिनको कर रखा है, जो उनके बच्चे उनके तिलक कर। ये आदरणीय बैरवा जी का घर है और आप देखिए कि एक एक सीढ़ियों पे ये महाराज बैठे हैं, मतलब किसी को ऊपर जाने की इजाजत नहीं है और ये मस्ती कर रहे हैं, चने खा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं पशु प्रेम इसे कहते हैं कि आप उन्हें अपने घर लेकर आते हैं, अपनी जो आजीविका के जो आपके साधन है उससे जो पैसा अर्जित आप करते हैं, धन अर्जित करते हैं, उनमें से एक अंश आप इन पशुओं को, जैसे इन्होंने कहा कि बेजबान है एक मनुष्य है जो पैसे कमा सकता है, बाकी ये कमा नहीं पाते, चाहे वो गौ सेवा के माध्यम से आप सेवा करें या इन पशुओं की देखभाल आप करें। तो ये बहुत खूबसूरत बात है, एक जज्बात है, एक मन के भाव है और हम आज इस मंच के माध्यम से आपको आपके इस जज्बात को हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा। एक और वीडियो मेरे पास है और मैं चाहती हूँ कि ये भी मैं दिखाऊं। आजा कल आजा। रख के देखो एक बार यहाँ पे। गाड़ी की आवाज से, बाइक की आवाज से सारे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो इनके पास आते हैं बिस्किट खाने के लिए। तो ये भी बड़ा अद्भुत संयोग है और कहते हैं ना कि एक प्यार की भाषा होती है। कभी जबान से आप कुछ ना बोलें, आपकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं या आपके जो भाव होते हैं मन के वो बहुत कुछ कहते हैं और आज हम साक्षात्कार कर पा रहे हैं और ये प्यार ही है, एक प्रेम है जो एक दूसरे से जोड़ कर रखे हुए है। और एक वीडियो हमारे, ये वीडियो है जो इनके घर के पीछे है, गाय माता बैठी हैं यहाँ पर और गाय माता को वो अपने आप आ जाती हैं और ये इनके लिए भोजन लेकर जाते हैं उनको खिलाने के लिए। तो ये भी ये तमाम वीडियो हम इसलिए तमाम सुधी श्रोताओं को दिखा रहे हैं ताकि आप का भी अगर मन करे कि आप सेवा कर सकें तो एक कहते हैं ना एक चिंगारी बहुत है जंगल में आग लगाने के लिए, तो अगर एक भाव आप अपने मन में रख लेते हैं तो शायद चीजें बदल जाएंगी समाज में। जो 50 लाख गौ माता घूमती रहती हैं जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। उन्हें संरक्षित करने के लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं। ये देखिए बैरवा जी हैं और वो गौ माता को भोजन करा रहे हैं। तो सर बहुत बहुत आपका आभार कि आपने ये वीडियो हमें भिजवाया और हम दिखा पाए। हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं और कुछ कमेंट्स आ नमस्कार रहे जी, हैं। नमस्कार सभी को, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। तो बैरवा जी, अब आप ये बताएं कि जो सेवा भाव आपके मन में है और आप इतनी सेवा करते हैं और तो वो जो मन की बात होती है कि सेवा करने के पीछे एक उद्देश्य होता है, आपको क्यों लगता है कि क्या ऐसा है कि कहते हैं ना कि ईश्वर चुनता है हर किसी ना किसी को किसी कार्य के लिए, तो ईश्वर ने इस रूप में आपको चुना है कि आप सेवा कर पा रहे हैं। क्या क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? ये तुलसी जी ने बहुत अच्छा एक दोहा कहा है कि बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर सब ग्रंथ ही गावा। बहुत बड़े भाग की बात है कि हमको मानव का जीवन मिला है। इसके लिए देवता भी प्रार्थना करते हैं कि हमें भी मनुष्य की योनि मिल जाए, तो एक बार हम धरती पर जाकर और चमत्कार दिखाएं। हमें तो ये जीवन मिला है, तो इसलिए थोड़ी कि हम पेट भर ले, खा ले, पी ले।
ये तो हर जीव भर लेता है, अगर आप ना दोगे तब भी भर लेगा वो। सही बात। अगर खरगोश को चने नहीं डालूंगा, मैं हरे पत्ते नहीं डालूंगा तो सूखी घास खा लेगा वो, पेट तो वो भर लेगा। लेकिन पेट के साथ साथ अन्य जो आवश्यकता आपकी है, जो अन्य कार्य के लिए आपको ईश्वर ने भेजा है, वो कार्य आपके प्रथम होते हैं। अब एक बहुत बड़ी बात ये है कि ये हम कहते हैं कि जीव को खाकर ही सृष्टि को चलाता है। लेकिन कोई भी जीव अगर आप देख के खाते हो कि किसी को काट के खा रहे हो, तो फिर आपको खून लग चढ़ता है आपके बॉडी में, और अनायास आप देख में कीड़े खा रहे हो, तो पौष्टिक, वो तो जो कीड़े खा रहे हो तो पौष्टिक होते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको खाएँ ताकि वो पेट के अंदर जाके आपकी रक्षा करें। तो कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जो आपकी रक्षा के लिए होते हैं, उनको खाना ज़रूरी, हर अनाज में भी जीव होते हैं। आप दाल को बंद करके रख दीजिए कुछ कुछ दिनों के लिए, उसके अंदर कीड़े पड़ जाएँ, कहाँ से आते हैं कीड़े? बाहर से थोड़ी घुसते हैं वो दाल के अंदर ही होते हैं। लेकिन वो पौष्टिक होते हैं हमारे लिए, वो सृष्टि ने एक ऐसा नियम बना रखा है कि यहाँ जाके इनको मुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर आप खुद काट के उनको खाओगे, मतलब उनको दर्द होगा, तो फिर आपको उसका श्राप ज़रूर मिलेगा। ये अगर मैं अपने घर में 3 खरगोश के बाद मैं सोच रहा था कैसे रखूँगा, कैसे पालूँगा इनको? मेरे पास जगह नहीं थी। तो भगवान के पास जगह नहीं है। भगवान को इतनी जगह सीमित है, स्वर्ग में जाने के लिए बहुत कम जगह है, बहुत कम लोग जा पाते हैं। तो अगर मन में भाव आपके है कि मैं ईश्वर के दिए जीवों को, ये तो परीक्षा, आपकी जीवन है क्या? एक परीक्षा है पूरी। आप इस परीक्षा में खरे उतर गए तो आप ईश्वर के पास पहुँच जाओगे अपने आप। ईश्वर की उस सत्ता के पास पहुँच जाओगे जो अनदेखी है। तो ये जीवन महज़ एक परीक्षा है, इस परीक्षा में सफल होगे और आप एक बार उनसे जुड़ जाओगे, हर जीव-जंतु से, अगर आप उनसे मोहब्बत करोगे, उनसे प्यार करोगे, तो आप अभी पूनम जी ने बताई थी बात कि सारे कुत्ते जो हैं वो एक एक मतलब जुड़ा हो गया। मैं पिछले 3 साल से कहीं घर छोड़ के गया नहीं। मैं अभी एग्ज़ाम देने गया था तो किसी को छोड़ के घर पे जा ही नहीं सकता, मैं कैसे जाऊँगा? मैं बीमार होता हूँ, अभी मैं खाँसी-ज़ुकाम मेरे को हो रहा है, बुखार भी है, लेकिन मुझे ऊपर जाना पड़ता है, तो आधा बुखार तो मेरा वैसे उतर जाता है उनको देख के। अगर मैं नहीं जाऊँगा तो कौन करेगा, उनको कौन पालना करेगा? अगर आप हिलते-डुलते रहोगे तो अपने आप ठीक हो जाओगे, और चार पकड़ लो तो अपने बीमार हो जाओगे। तो उस बहाने मुझे जाना पड़ता है, उनको खाना लाना पड़ता है, चाहे कितना बुखार कुछ भी हो, लेकिन आप मार्केट जाना, खाना लाना ही लाना है। तो मेरी रक्षा कर रहे हैं वो, मैं तो अपनी रक्षा कर नहीं पाता। खरगोश और कुत्ते, जानवर, ये सब मेरी रक्षा कर रहे हैं, ना चाहकर भी। तो मेरा तो ये मानना है कि मैं तो इसलिए कि पूरी सृष्टि में अगर हम इस जीवन में आए हैं, तो कम से कम वो काम कर जाएँ जो ईश्वर मतलब देखे कि हाँ, ये इन्होंने कुछ किया है, तो इस सृष्टि को चलाने के लिए। क्योंकि सृष्टि के बहुत संचालन बढ़िया, में हमारे नहीं, जीव-जंतु का बहुत बड़ा योगदान है। बाकी डॉक्टर साहब हमारे बहुत-बहुत साथ जुड़े हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत सुंदर बात आपने कही और वाक़ई ये हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं और उनके लिए भी हमें ज़रूरत है कि हम उनके लिए कुछ करें क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ हमें दिया है, गौ माता ने हमें दूध दिया है, हमें शक्ति प्रदान की है। गाय के गोबर से बहुत उपले बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाद बनते हैं। तो कहीं न कहीं वो सृष्टि के रचयिता भी हैं, सृष्टि को सँभाल रखा है उन्होंने और हमें संरक्षित किया है। जैसे कि कोशिश हम कर रहे हैं कि हम गौ संवर्धन की भी बात हम करेंगे क्योंकि हम सभी पशुओं की आज बात करेंगे, सिर्फ़ एक बिल्ली की बात हम नहीं करेंगे, कुत्ते की बात हम नहीं करेंगे, चिड़िया, खरगोश की बात नहीं करेंगे। समस्त जो हमारे पास पशु हैं, भारत की बात अगर मैं करूँ तो भारत में भी कमलेश गौतम जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ कमलेश जी और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश तमाम जो वक्ता हैं, मैं तमाम सुधियों को ये बात ज़रूर बताना चाहती हूँ कि तमाम जो वक्ता इस वक़्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उन सब ने पशु संरक्षण का, पशु संवर्धन का कार्य किया है, कहीं न कहीं अपने जीवन में उन्होंने उन पशुओं को एक विशेष स्थान दिया है और गौतम जी के पास मैं सीधे आती हूँ। गौतम जी बहुत गंभीर मुद्रा में हम सबको सुन रहे हैं। गौतम जी पुनः अभिनंदन, स्वागत, प्रोजेक्ट हेड हैं आप और गौ संवर्धन के लिए बहुत कार्य आपने किया है। चूँकि हम माँ मानते हैं गौ को, गौ माता हम कहते हैं और उसके बाद कुछ नहीं आता। कहते हैं गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। तो जो गाय माता है और जो एक विषम परिस्थिति है क्योंकि 50 लाख ऐसी गायें हैं, जो भारत में इधर-उधर घूमती हैं, जिनका कोई अपना ठिकाना नहीं है, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा। लेकिन चूँकि आप गौ संवर्धन से जुड़े हुए हैं, तो एक तो गाय की सेवा करना,
अपने आप में एक पुण्य का काम है और अपने आप में ये भारतीय संस्कृति से हम डायरेक्ट जुड़ते हैं। तो आपके मन में, क्योंकि आप प्रोजेक्ट हेड हैं और आपका एक अलग प्रोफेशन है, फिर गाय की सेवा से कैसे जुड़े आप और ये सारा जुड़ाव किस प्रकार हो पाया और क्या कुछ किया है आपने? स्वागत है आपका। विभा जी, मेरी आवाज आ रही है? हम अगर अपने शास्त्रों को देखें तो हमारे यहाँ रामचरितमानस में कहा गया, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, यानी भगवान का भी जो अवतार हुआ वो पृथ्वी माता गाय बनकर गई और उसका कष्ट भगवान ने देखा नहीं और उस रूप में भगवान ने अवतार लिया। तो अब हम अगर इकोसिस्टम की बात करते हैं, चूंकि आज एक पशुधन का विषय है, तो ये पशु को हमने धन माना है। हमारे यहाँ एक शब्द यूज होता है पशुधन, तो इसको धन माना है। तो ये जैव विविधता का एक तो प्रतीक है। ये जितने भी सरीसृप है, जीव जंतु है, ये जैव विविधता का प्रतीक है और एक दूसरे पर सब आश्रित है। और विशेष रूप से चूंकि मैं गोपालक हूँ, गाय पर काम करता हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा सा गाय का विषय रखूंगा। आपने जो प्रश्न किया इसके थोड़े से मूल में जाता हूं, फिर मैं इस प्रश्न पर, इसके उत्तर पर आता हूं। तो ये जो गाय है हमारे देश में, ये हमारा एक इकोसिस्टम बना। गाय और खेती और मनुष्य, ये गोल्डन ट्रायंगल है। आज हम बोलते हैं खेती घाटे का सौदा हो गया, अगली पीढ़ी खेती पे आ नहीं रही है, पशुपालन घाटे का सौदा हो गया, लोग गाय पालना छोड़ दिए, भैंस पालना छोड़ दिए हैं। हमने इस इकोसिस्टम को ब्रेक किया है, खेती और पशुपालन को अलग अलग कर दिया, जिसके कारण से आज घाटा हो रहा है। गाय का वेस्ट, गोबर गोमूत्र, एक खेती के लिए अमृत था। उसकी ऊर्जा को बढ़ाने वाला, कार्बनिक लेवल को बढ़ाने वाला, उस उत्पादकता को बढ़ाने वाला था। और खेती से निकला हुआ अनाज वो मनुष्य उपयोग करता था, उसका निकला हुआ वेस्ट वो गाय खाती थी, यानी एक गोल्डन ट्रायंगल था। ये कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ, इसके कारण से आज ये स्थिति आ रही है। दूसरा, हम अगर बात करें तो हमारा जो भारत की विविध जलवायु क्षेत्र है, जहां जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, शीतोष्ण है, अगर हम देखें जैसलमेर और बाड़मेर और चूरू का तापमान जहां 52-50 से ऊपर जाता है, तो वही -डिग्री में हमको इस देश में देखने को मिलता है। ऐसे विविध वायुमंडल वाले क्षेत्र में जहां इतनी विविधता है, हमारे यहाँ नस्लों का जन्म भी उसी आधार पर हुआ, जहां जैसा तापमान है वैसी हमारी गौवंश का ब्रीड डेवलप हुआ। आपने पशु की बात की, मैं तो गायों को पशु मानता नहीं, उससे बहुत ऊंचा स्थान है, गाय माता का स्थान दिया गया है। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा जीव है जिसके दूध से हम पलते हैं, बढ़ते हैं, हमारा वर्धिष्णु होता है। और हम देखें तो हमारे देश में इतनी अच्छी नस्ल थी, हमारे देश में देसी गायों की अभी 52 नस्ल रजिस्टर्ड है। देसी गाय की जब बात करते, उससे पहले बहुत ज्यादा थी। हमारे भारत सरकार ने तो भी 52 नस्ल रजिस्टर्ड किया। अब इनका विकास जो है ये स्थानीय नस्ल पर हुआ। हमारे देश में ऐसा नहीं कि आज जो दिख रहे देसी गाय बोलते दूध नहीं देती, 2-4 लीटर देती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ थारपारकर, गीर, साहिवाल, राठी, रेड सिंधी, ऐसे अनेक गाय है जिसका रिकॉर्ड 26-26 लीटर पर डे का था। आप इतिहास को देखें, हमारे यहाँ ब्राजील से गाय गई, वहां उन्होंने गिरलैंडो बना दिया। हमारे यहाँ गिर गई, गिरलैंडो बना दिया। जो हमारे 20-25 लीटर की गाय थी, वहां 60 लीटर दूध उत्पादन किया और देसी गाय में उन्होंने बढ़ोतरी की। हमारे यहाँ आज जो आपका प्रश्न था, हमारे आज स्थिति क्यों ऐसी है? हमारे देश में क्रॉस ब्रीडिंग पॉलिसी आई। जब बाहर विदेश में हॉलिस्टीन फ्रीजियन गाय बहुत अच्छा दूध देती थी और सरकार की नीतियां बनी, उन्होंने वहां के गाय से हमारे गाय को क्रॉसिंग कराई और क्या हुआ? हमारे देश के जो शुद्ध नस्ल के गोवंश था उनका सत्यानाश हो गया। न वो ज्यादा दूध उत्पादन उनका बना और यहाँ के ब्रीड, यहाँ के जो वातावरण था उसमें भी रसे बसे नहीं, दूध कम हुआ। तो किसान ने अपने खूंटे से गाय को अलग कर दिया और जो आज सड़कों पर मारी फिर रही है, ये सबसे पहला बात। हम जो काम कर रहे हैं, हम ये कहते हैं किसानों को, पशुपालकों को जो गोवंश रख रहे हैं, हमारे स्थानीय नस्लों को आप जरूर पालें उसको। क्यों? उनमें एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, HF है, जर्सी गाय है, बीमार ज्यादा पड़ती है अपेक्षाकृत हमारी देसी नस्ल की गायों पे। वो पालन करें और नस्ल सुधार के द्वारा हम कोशिश करते हैं उन गायों का ब्रीडिंग हो, ज्यादा से ज्यादा दूध उत्पादन बढ़े। दूसरा, हम गोबर गोमूत्र जो वेस्ट है, भाई गाय
10 महीना दूध देगी, लेकिन गोबर गोमूत्र आजन्म देगी। एक लैक्टेशन में 10 महीना दूध देती है, लेकिन वो 12 महीना गोबर गोमूत्र देगी। उसका कैसे उपयोग हो, हम वो विषय पर काम कर रहे हैं। हमने महिलाओं को इसके ऊपर तैयार किया, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को इसके लिए तैयार किया कि गोबर गोमूत्र से आप प्रोडक्ट बनाइए। आपको जानते हुए, विभाजी में बताते हुए बहुत खुशी होगी, हमारे यहाँ हम गोपालन करते हैं, 20-25 देशी गोवंश है हमारे पास। हमारा एक बूंद गोमूत्र वेस्ट नहीं जाता, लगभग 500 लीटर गोमूत्र, ये गोमूत्र से फिनाइल हम बनाते हैं, घरों में देते हैं। हम ये जो गाय के गोबर है, इससे जो है ना धूप बत्ती बनाते हैं, जड़ी बूटियां मिला करके। क्योंकि अगरबत्ती कई लोग आजकल उपयोग नहीं करते, बांस का उपयोग होता है, इसलिए गोबर में हर्ब्स मिला करके हम धूप बत्ती बनाते हैं, उसका उपयोग करते हैं। हम हवन के उपले बनाते हैं, जो हवन में उपयोग होता है। हम सांभरानी कब बनाते हैं, हम दिए बना रहे। इस बार हमने 5000 दिए दिवाली में गोमय के दिए, गोबर के दिए, ये घरों में दिए जलाने के लिए। तो हमारा कहना है ये है कि आप अगर गोपालन नहीं कर सकते, आप फ्लैट में रहते हैं, आप और कहीं रहते, गाय पालन नहीं कर सकते, एक काम करिए, हम जिसको आग्रह करते हैं, हम बैंक में केवाईसी अपडेट करते हैं। मैं बहुत दिनों से एक बैंक में मेरा ट्रांजैक्शन नहीं था, तो मैंने गया वहां और बोला कि देखो, जो 2 साल हो गया अपना ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, आप अपना केवाईसी अपडेट करो। तो मेरे मन में एक आया, ये केवाईसी नो योर कस्टमर, ये तो अपडेट हो गया, लेकिन क्या ये नो योर फूड, KYF, इसको मैं अपडेट करता हूं क्या? KYF यानी नो योर फूड, आपका भोजन कहां से आ रहा है, आपका दूध कहां से आ रहा है, क्या कभी आपने इसको पता लगाया? तो हम सबकी पहली जिम्मेदारी है नो योर फूड, आपका भोजन कहां से आ रहा है, किस किसान के आ रहा है, कहां से आ रहा है, वो पता करिए। दूसरा, आप गाय पालन नहीं कर सकते, उसके उत्पाद का उपयोग आप करिए। आप घर में फिनाइल से पोछा लगाते, गोमूत्र का फिनाइल यूज करिए, धूप बत्ती जलाइए, दिए जलाइए, गाय का घी उपयोग करिए अपने घरों में, अपने बच्चों के लिए। तो ऐसे करके भी हम गाय का सेवा कर सकते हैं। हम ये प्रयास पिछले अनेक वर्षों से कर रहे हैं। अनेक महिलाएं, अनेक स्वयं सहायता समूह इससे लाभान्वित है, और गायों की नस्ल सुधार पे भी हम ये काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और कमलेश जी हमारे साथ जुड़ी हैं, और डॉक्टर साहब मैं आपके पास इनके बाद आऊंगी। कमलेश, गौतम जी शिक्षाविद हैं, बहुत अच्छी शिक्षिका के साथ साथ एक बहुत बेहतरीन इंसान भी है। मैं व्यक्तिगत तौर पर इनसे जुड़ी हुई हूँ, और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि पूनम जी ने शुरू में बताया कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनकी केयर करती हैं, उनको इंजेक्शन देना। तो एक प्यारी सी बिटिया मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं अब किसी और शब्द का यहाँ पे प्रयोग मैं नहीं करूंगी। शिवानी नाम रखा है इन्होंने, और शिवानी को कैंसर था शायद, अगर मैं सही हूँ, कैंसर था, और इन्होंने उसका इलाज किया। आज शिवानी बिल्कुल ठीक है। और जितनी भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं इनके घर के आसपास, क्योंकि इनके आज के कार्यक्रम में इनको लाने का मेरा एक खास जो उद्देश्य है वो ये है, मैं तमाम वक्ताओं को भी बताना चाहती हूँ, श्रोताओं को भी बताना चाहती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हमारे बच्चे होते हैं, कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत व्यवहार कुशल नहीं होते, बहुत रूड बिहेव करते हैं, रूड उनका व्यवहार होता है, और माँ बाप की बात नहीं मानते हैं। तो हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें घर से बाहर नहीं निकालते। इनके पास जो इनका बेटा है, जिनको जैसे कि पूनम जी अपने बच्चे कह रही हैं, ये भी अपना बेटा बोलती हैं। हालांकि मैं अपनी अगर व्यक्तिगत तौर पर मैं बोलूं तो मैं कहती हूँ तुम्हारा बेटा 1 नंबर का नालायक है, वो अलग बात है। तो वो इन्होंने जिस कुत्ते को इन्होंने पाला है, मैं बताना चाहती हूँ कि वो सेंसलेस है, वो कुछ नहीं समझता। इन्हें भी काट चुका है, इनके बच्चों को भी काट चुका है, इवन मेरे बच्चों को भी काट चुका है। बावजूद उसके, कहते हैं ना कि जब अपना बच्चा हो जिसको आपने पैदा किया है, उसे उसकी गलती पर आप उसे घर से नहीं निकाल सकते। ये वो महिला है, इन्होंने उस डॉग को घर से बाहर नहीं निकाला है, और बेटे कर उनको मानती हैं। और ये एक मुझे लगता है संदेश है कि आपका बच्चा चाहे जैसा भी हो, आपका बच्चा आपका है। और एक मानसिकता होती है कि क्यों आप सेवा करती हैं, या क्यों आपके जहन में ये बात आती है कि नालायक ही सही, बच्चा तो है, घर की शोभा तो है। तो कमलेश जी, मैं चाहूंगी कि आप जरूर इस बात पर प्रकाश डालें, और एक बात जरूर आप समाज को एक संदेश के तौर पर भी दे सकती हैं कि
हमें किस तरह पशु प्रेम रखना चाहिए। और गाय की बात अगर मैं करूं तो बहुत सारे संदेश आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, मैं उनकी टिप्पणियों पर आऊंगी। और रेखा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। रवि सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। तो कमलेश जी आप अपने भाव को प्रकट करें। और चूंकि कहते ना कि आपका बच्चा वाकई नालायक है, मैं यहाँ पटल के माध्यम से भी बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी बच्चा तो बच्चा होता है। तो क्या भाव हैं आपके जो आप इस तरीके से सोचती हैं? आप स्वागत सभी है। को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं तो कुछ भी नहीं करती, एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं। आसपास के जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, बस उनके किसी का दुख नहीं देखा जाता। बस कुछ इस तरह इस वसुंधरा पर कोई वीर आ जाए, कोई ईश्वर, साईं या पीर आ जाए, बहे खून निर्दोष पशुओं का, इससे पहले धरा पर कोई महावीर आ जाए। तो आप लोग तो महावीरों वाले ही काम कर रहे हैं। हमारी गिनती तो एक मतलब सुई की नोक के बराबर भी नहीं है। आप लोगों के आगे कोई हैसियत नहीं है हमारी। बहुत छोटा था, 2018 में मेरा बेटा बिना मुझे बताए एक छोटा सा एक पिल्ला ले आया, जिसका नाम हमने बंकू रखा। 3-4 दिन तक पता भी नहीं चला, उन्होंने इतना छुपा के रखा उसको। जब उसकी आंखें भी नहीं खुली थी, बिल्कुल आंखें बंद थी, शायद वो 10-12 दिन का रहा होगा उस टाइम पे। फिर जब हमें पता चला कि कहीं से आवाज आई, अलमारी में बंद करके स्कूल चले जाते थे वो। फिर पता चल ही गया 4-5 दिन के बाद कि ये कुछ लेके आए हैं। तो इन्होंने मुझे दिखाया, आंखें नहीं खुली थी, बिल्कुल आंखें बंद थी, बहुत प्यारा सा था। पर इन्होंने कहा, बच्चों ने मेरे को, मेरे एक बेटा एक बेटी है, कि मम्मी ये ना अंधा है, इसकी माँ की डिलीवरी हॉस्पिटल में हुई है और ये ना अंधा है, हम इसलिए इसको लेके आए हैं। तो मुझे भी लगा हो सकता है, भाई चेक किया वो डॉक्टर ने, अंधा होगा। अब अंधे को कहाँ भेजे? लेकिन जब उसकी आंखें ही नहीं खुली थी, बच्चों ने झूठ बोला था मुझे। एक आंख से कम दिखता है बट अंधा नहीं था। फिर पालना पड़ा उसको, वो इतना छोटा सा था, उसके मोह हो जाता है हर चीज में। फिर वो तो जानवर है, उसकी हरकतें ऐसी होती है, पीछे पीछे जाना, थोड़ा सा भौंकना, और उसके लिए टोकरी वोकरी, पता नहीं क्या क्या जुगाड़ किए उन्होंने। अब उसमें इतना मोह हो गया कि वो हम सबको काट चुका है, हम सबके इंजेक्शन लग चुके हैं। बहुत सारे पड़ोसियों को भी काट चुका है, बहुत सारी कंप्लेंट, कोई कहता है तुम्हारी एफआईआर करवा देंगे, इसको छोड़ के आओ एमसीडी वाल। लेकिन क्या करें, हमसे नहीं छोड़ा जाता। अब मेरे पेरेंट्स है, वो बोलते हैं भाई तुम इसको रखोगे तो हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। हमारे घर में ये विभा जी कई बार आती हैं, तो हम किसी को ऊपर नहीं लेके आते, हम नीचे पार्किंग में ही बात कर लेते, क्योंकि ऊपर वो होता है। और सच में वो बहुत खूंखार है। लेकिन पशु रखने से बाकी पशुओं के प्रति भी ना बहुत मन में दया आ जाती है। एक पशु को रखने से सबके प्रति ना मन में संवेदना का भाव उत्पन्न हो ही जाता है। अब इसी को देख बिल्कुल के सही गली कहा। के जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं, एक के कैंसर था और एक के बिल्कुल मरने वाली हालत थी। तो एक्चुअली मेरे से ज्यादा मेरा बेटा करता है, उसको बहुत प्यार है पशुओं से। और शायद हमारे अंदर ये गुण हमारी दादी से आया है। वो गाय भैंसों के बच्चों को ऐसे पालती थी जैसे अपने बच्चों को, सारा काम करके नमक वाली रोटी बना के उनको खिलाना सिखाना, वो सब कुछ हमने वहीं से देखा है। शायद कुछ जेनेटिक है यार, यही चीज मेरे बेटे में भी पास ऑन हो गई है। तो बस यही, थोड़ा सा कोई जानवर होता है तो देखा नहीं जाता, हम उसको हॉस्पिटल छोड़ के आ जाते हैं, ठीक हो जाता है, वापस ले आते हैं। ऐसे कई सारे डॉग हैं। और भी कोई होता है तो आसपास का किसी को खुजली हो रही है तो वहां से उसकी फोटो खींच के वीडियो बना के डॉक्टर को दिखा देते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है और एक नजफगढ़ में भी। तो वो लोग दवाई लिख देते हैं, तो दवाई लाके किसी में थोड़े बहुत लड्डू में किसी चीज में मिला के खिला देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। बस अपनी तरफ से इतना सा ही कर सकते हैं। बाकी मेरा बेटा डेली के डेली गायों को चारा खिलाने जाता है। डेली हर रोज सुबह सुबह पार्क जाता है तो चारा खिला के आता है, जो बाहर गाय घूम रही होती है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बस इतना बहुत सही बढ़िया, है। बहुत बहुत सुंदर अच्छी बात, सहयोग, संजोग भी प्रशंसनीय। है और बहुत सुंदर आपका सहयोग भी है। और डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें करनी है। चूंकि हमारे पास आज समय थोड़ा कम है, लेकिन मैं चाहूंगी कि डॉक्टर साहब से पूरी बात हो पाए। संवर्धन की हम बात कर रहे हैं, गौ सेवा की हम बात कर रहे हैं। गौतम जी ने तमाम आंकड़े पेश किए, बहुत सारी। लेकिन एक चूंकि मैं जब छोटी थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी बताती हैं कि मेरे घर में भी मेरे दादाजी ने गाय रखी थी, गाय पाल के, और गाय के दूध से बहुत सारा दूध होता था, तो सबका लालन पालन होता था उसी से।
तो गाय हुआ करती थी एक ज़माने में। अब चूँकि घर की समस्या है और बाकी जगह की समस्या है, लेकिन डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में, अपने कीमती समय धन्यवाद। के साथ आप उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। रेखा जी, आपका पुनः अभिनंदन। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न बहुत ज्वलंत प्रश्न है कि 50 लाख गायें जो हैं, वो इधर-उधर भटक रही हैं। उनके लिए सरकार कुछ करेगी, समाज सेवा सेवी कुछ करेंगे, एनजीओज़ कुछ करेंगी या आम जनता कुछ करेगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और मैं चाहूँगी कि आप इसका उत्तर ज़रूर दें। लेकिन चूँकि 20 साल से आप गायों के संरक्षण के लिए, गायों के संवर्धन के लिए आप कार्य कर रहे हैं। कुछ गायें जो होती हैं, जैसे हम सड़क पर देखते हैं जो घूम रही होती हैं, कभी-कभी उनको उल्टियाँ आ जाती हैं, या कुछ उनकी तबीयत खराब सी लगती है, वो बहुत चिंघाड़ती हैं, बहुत तेज़ उनकी आवाज़ निकलती है। उस सूरत में एक आम नागरिक को क्या करना चाहिए? ये भी प्रश्न मेरा आपसे है। और मैं चाहूँगी कि चूँकि भारत परंपराओं का देश है, संस्कृति हमारी है, गाय को हम माता के रूप में पूजते हैं, तो गौ सेवा के प्रति जो आपका रुझान रहा है, उन सब के बारे में मैं चाहूँगी कि संक्षेप में आप बताएँ। स्वागत है। जी, नमस्कार पहले तो सभी को। तो बड़ा सौभाग्य है मेरा जो आज आप लोगों से बात करने का मौका मिला। देखिए, जैसे गौतम जी ने बताया, गाय जो है हमारी जो संस्कृति नहीं, हमारी पिछले जीवन का आधार है। अगर हम बात करें तो हमारे पूर्वज जो थे, लगभग सभी खेती पशुपालन से ही निकले। अगर हम 5 से 10 पीढ़ियां हमारी जाएं तो लगभग पशुपालन और खेती आपको नजर आएगा। लेकिन आज के टाइम हमने जो है गाय को जो है तिरस्कार कर दिया, गाय को जो सड़कों पे छोड़ दिया, कारण दूध का कम होना। जैसे जैसे दूध कम हुआ वैसे वैसे हमारी जो है गायों से रुचि घटती गई, और ये विकास जो है, आज जो बोलते हैं हम विकास हुआ, ये विकास हमारा विनाश लेके आया है। रीजन एक ही है, क्योंकि आज हमने स्वास्थ्य से खुद खिलवाड़ किया। आज आप देखोगे हर घर में 7 मेंबर जो है वो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। कारण सिर्फ ये है, हमने सही मायने में दूध का सेवन नहीं किया, हमने गौ संवर्धन नहीं किया। और जब हमारे श्वेत क्रांति के नाम पर हमारे ऊपर विदेशी नस्लों का जब हावी हुआ, एचएफ और जर्सी का, तो हमने अपनी देसी नस्लों को खो दिया। और जैसे जैसे हमने देसी नस्लों को खोआ, तो आज सड़कों पे आप देखो काफी गाय घूमती रहती हैं। कारण सिर्फ एक ही है, उनसे अच्छी ब्रीडिंग नहीं हुई, अच्छे नंदी का चयन नहीं हुआ। अगर हम उनके ऊपर अच्छे नंदी का चयन करते तो हमें जो है दूध हमारा बढ़ता, दूध बढ़ता तो गाय सड़क पर नहीं आती। और दूसरी बात, आज अगर बात करें सड़कों पर एक्सीडेंट होता है गायों का या गौशालाओं की, जैसे मैं कमेंट पीछे पढ़ रहा था, अभी आ रहे थे, काफी भाइयों ने कहा था भी गौशालाएं कुछ नहीं कर रही। तो गौशालाएं तब करेंगी जब हम खुद करेंगे। अगर मैं कहता हूं भारत के पूरे हिंदुस्तान में हमारे एक आदमी एक गाय को अगर गोद ले ले, एक आदमी एक गाय, डेली का वो ये नियम बनाए, मैं एक गाय को चारा डाल के आऊंगा, एक आदमी एक गाय को गोद ले ले, तो गौशाला में कोई गाय मरेगी नहीं। सबसे बड़ी समस्या यही है, हम लोग समाज सेवा करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ कागजों में और दिखावे में। अगर खुद सही मायने में सेवा करनी है, तो जैसे भाई साहब ने सड़क पे गाय बैठी है उसको चारा डाल रहे हैं, मैंने वीडियो में देखा, तो मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे इंसानों को जो है, मतलब गाय आवारा नहीं है, गाय बेसहारा है। जो लोग आजकल अखबारों में मैं पढ़ता हूँ, बड़ा दुख होता है मुझे, ये लिखते हैं भी गाय जो है बेसहारा है, आवारा है। तो आवारा नहीं, बेसहारा लिखा जाए, क्योंकि लोग चारा खुद अपने खराब करें, नस्ल हमने खराब की, गायों को भूखा हमने मारा सिर्फ अपने विकास के लिए। क्योंकि जब गोचर भूमि होती थी, जंगल होते थे, तो गाय अपना पेट भर लेती थी। जैसे भाई साहब ने बताया भी खरगोश इनके पास पेट भर लेते हैं, तो पेट भर लेती थी और हमें शुद्ध दूध देती थी। शुद्ध दूध का मायना क्या होगा? शुद्ध दूध वो चीज है, शुद्ध दूध हमारे घर का जो हम खुद उत्पादन करते हैं दूध का, और देसी गाय से जो दूध उत्पादन होता है वो शुद्ध दूध है। लेकिन हमने श्वेत क्रांति के नाम पर दूसरी नस्लों को अपनी भारतीय नस्लों में मिला दिया। तो नस्ल संवर्धन तो कोई भी गौशाला करने चाहे तो वो नस्ल संवर्धन भी कर सकती है। और गौशाला जब तक स्वावलंबी नहीं बनेगी, गौशाला प्रॉफिट में नहीं आएगी, अगर वो कार्य नहीं करेगी अच्छे से, अगर वो ये नहीं देखेंगे भी हमें गाय के दूध के साथ साथ गाय जो हमें रोज देती है, जैसे गाय गौतम जी ने बताया गाय 10 महीना दूध देती है, उसके बाद में अगली डिलीवरी के लिए वो ड्राई पीरियड में चली जाती है, 2 से 4 महीना उसको जो है विदाउट मिल्क रहना पड़ता है। तो उस टाइम वो 2 चीजें बंद नहीं करती, एक गोबर
और एक गौमूत्र। गोबर और गौमूत्र 2 चीजें बंद नहीं करती। वो दोनों चीजों का जिस दिन हम प्रयोग करना सीख गए, तो उस दिन जो है हमारा भारत जो है कभी ये नहीं कहेगा भी गाय हमारे सड़कों पे जो है बेसहारा घूमती है। अभी हाल ही में परसों मैं एक गौशाला गया, मैं जिक्र करना चाहूंगा, थोड़ी बात लंबी हो जाएगी, लेकिन जींद के अंदर एक गौशाला है, बाबा मस्तनाथ गौशाला। अगर आप किसी को देखना हो तो मेरे यूट्यूब चैनल और मेरा पेज है, तो मैंने यूट्यूब पेज पर उनकी वीडियो भी चलाई थी, डॉक्टर सुमित वेट सोल्यूशन के नाम से। तो डॉक्टर सुमित वेट सोल्यूशन जो पेज है, मैंने उनकी वीडियो चलाई और बहुत फोन आए। उन्होंने गोबर से जो है ईंट बनानी स्टार्ट कर रखी है, क्योंकि गोबर ज्यादा होता है उनके पास। तो उन्होंने गोबर की ईंट बनाई और उन्होंने अपना रजिस्टर मेरे को दिखाया, कैलकुलेशन दिखाया। 1 साल में वो 1.5 लाख रुपए की लकड़ी जला रहे थे। और जब से उन्होंने गोबर की ईंट बनाकर काम शुरू किया, तो वो कह रहे हमारा 1.5 लाख रुपया वो लकड़ी का बच गया। तो जब तक हम लोग जो है बाय प्रोडक्ट की तरफ नहीं चलेंगे, तब तक गाय का उद्धार नहीं हो पाएगा। और संवर्धन तो एक तब होगा जब हम ये देखेंगे भी हमें नस्ल का चयन किस तरह से करना है। क्योंकि कारण क्या हुआ है, जब भी कोई अच्छी नस्ल होती है उसको हम खराब कर देते हैं बिना जानकारी के। हमें इसमें जानकारी लेनी जरूरी है भी कौन सी नस्ल के अंदर किसकी प्रतिशतता ज्यादा है। अगर सपोज कीजिए हरियाणा हमारी भारतीय नस्ल है, हरियाणा, थारपारकर, कांग्रेस, कीर, साहिवाल, जिस नस्ल के गुण हैं उसी नस्ल के नंदी का चयन करें उसकी अगली जनरेशन के लिए, तब जाकर जो है नस्ल संवर्धन होगा और दूध भी आएगा। मैं एक छोटा सा आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं। हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, जब शादी करते हैं तो हम 2 चीज देखते हैं, एक माँ की तरफ और एक पिता की तरफ। दोनों ही पीढ़ियों के हम गोत्र टालते हैं, दोनों ही पीढ़ियों का पूरा बायोडाटा देखा जाता है, भाई कहीं कोई परिवार में फॉल्ट या कोई गलत तो नहीं है, देखा जाता है सारा। क्यों गौतम जी, आवाज आ रही है गौतम जी मेरी? तो वो चीज हम लोग देखते हैं। लेकिन जब बात आती है नस्ल संवर्धन की, तो हम लोग ये क्यों नहीं देखते भी जिस नस्ल को हम आगे संवर्धन कर रहे हैं उसकी, जैसे किसी गाय के ऊपर हमने उसको प्रेग्नेंट करवाने के लिए सीमन रखवाना है या बुल से मिलवाना है, तो जिस बुल का चयन करना है उसकी भी वंशावली अच्छी होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। जब वंशावली अच्छी होगी तब जाकर जो है नस्ल बन के आएगी, तब जाकर जो है दूध आएगा। जिस तरह से हम अपने बच्चों की पीढ़ी अगली जनरेशन बढ़ाने के लिए जो हम देखते हैं, वही चीज हमें पशुओं में, मतलब मैं कहूंगा पशु में बोल रहा हूं सिर्फ भैंस को, गाय पशु में नहीं है। गाय अगर बात करें तो गाय हमें वो चीज देती है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हमें स्वास्थ्य देती है गाय, हमें दूध देती है, अमृत देती है। तो हमें अगर भैंसों में, पशुओं में और गायों में अगर हमें नस्ल संवर्धन करना है, तो हमें ये देखना होगा जिस तरह से हम अपने बच्चों का संवर्धन कर रहे हैं, अगली पीढ़ी का बच्चों की शादी कर रहे हैं, तो हमें वो चीज गायों में भी देखनी होगी, भैंसों में भी। और रही बात जी। सड़क पर कई बार कोई पशु चोटिल हो जाता है, तो विशेष तौर पे ध्यान रखें। डॉक्टर साहब एक जी बात पूछनी है आपसे। जी जी एक बात मैं आपसे पूछूं उससे पहले, मैं शिल्पी सुमन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ अनीता सेठी वर्मा जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हाथ से कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। दीप चंद्रा गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। डॉक्टर साहब एक सवाल, अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जो गाय है, चूंकि गाय को रखने के लिए एक बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है, तो गाय का एक छोटा रूप आया है, एक छोटा सा बिल्कुल बच्चे जैसा, मतलब कुत्ते के 1 फीट की गाय है और 3 लीटर तक दूध देती है। तो क्या ये वीडियो जेन्युइन है, ये गलत वीडियो नहीं है? दूसरी बात है, अगर ये संभव है तो ये घर घर में गाय पाली जाएगी, ये तो बहुत, मुझे लगता है कि बहुत सुखद समाचार है। अगर ये बात गलत नहीं है, ये अगर जो समाचार है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अपने दूसरे जवाब के साथ इसको भी आप जरा एड ऑन करें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो पुंगनूर नस्ल है, वो मुख्यतः आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और अभी हाल ही में जो है पीछे वीडियो काफी हाईलाइट हुआ है, मोदी जी के भी एक वीडियो आया था, उसमें भी काफी छोटी गाय थी, उन्हीं गायों का जिक्र आया। वो गाय जो है उनका नस्ल संवर्धन हो रहा है, बट लेकिन उनकी ब्रीडिंग में थोड़ी समस्या आती है। गाय अच्छी है, वो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम देखें घर रखने के लिए अगर जगह की कमी है तो रखें, लेकिन उनको संवर्धन करने में थोड़ी सी कठिनाइयां हैं।
तो वो गाय, वो भी गाय का ही रूप है बिल्कुल। अगर बात करें हमारे तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, वहां पर उसी गाय के दूध का प्रसाद चढ़ता है। और मुख्यतः हर क्षेत्र की अलग नस्ल है। अब ये नहीं है कि वो गाय हम अपने घर में लाके पालें या मतलब और कहीं लाएं, लेकिन मुख्यतः जिस क्षेत्र की जो नस्ल है उस पर ही काम करें तो ज्यादा बेहतर मानूंगा मैं, क्योंकि जलवायु के अकॉर्डिंग परमात्मा ने जो है गायों को बनाया। जैसे जलवायु हमारे यहाँ राजस्थान में गर्म थी तो उन्होंने थार पारकर नस्ल बनाई परमात्मा ने, एक प्रकृति ने बनाई वो नस्ल, थार पार कर, यानी कि थार के मरुस्थल को पार करने वाली नस्ल जो थी वो थार पारकर थी। इसी तरह साहिवाल नस्ल बनाई, मुख्यतः पंजाब प्रांत की नस्ल है, वो ठंडी नस्ल है। आपने देखा होगा पंजाब का क्षेत्र जो है वो थोड़ा ठंडा ठंडा इलाका में गिना जाता है, मतलब एक ठंडा एरिया है। जैसे हरियाणा नस्ल बनी, हरियाणा नस्ल जो है मुख्यतः अपने तीखे स्वभाव के लिए जानी जाती है और अपने तेज तरार, हरियाणा का आपको आदमी देखा होगा थोड़ा सा मतलब आवाज में भी अलग रोब होता है, प्यार से बोलेगा तो भी आपको ये लगेगा जोर से बोल रहा है। तो वो नेचर के अकॉर्डिंग, अब गिर गाय गुजरात की बड़ी शांत होती है, दूध भी अच्छा है, तो मतलब उसी तरह से ये जलवायु के अकॉर्डिंग, जैसे गिर का जंगल था तो परमात्मा ने उस गाय को सिर पे इतने बड़े सींग और हेड दे दिया, तो जैसी जलवायु है वैसा परमात्मा ने बनाया, तो वही हमें यूज करना चाहिए। अगर सपोज करो हम आंध्रा की गाय को अपने घर में लाकर यहाँ रखेंगे तो शायद वो यहाँ का क्लाइमेट ना सह पाए, तो अपने क्षेत्रीय नस्लों पे काम करें। और गाय अच्छी है, पुंगनूर गाय बहुत अच्छी है। मैं भी अभी लास्ट टाइम 6 महीना पहले आंध्रा गया था, पुंगनूर के लिए ही गया था, लेकिन वहां जब नॉलेज ली मैंने ब्रीडिंग के बारे में तो थोड़ा अगर जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी का एक प्रश्न है कि बहुत सारे जीव जंतु जो होते हैं, जानवर होते हैं, खासकर कुत्ते, उनमें एक बीमारी पाई जाती है पार्वो वायरस जो अटैक करता है उनके ऊपर, तो उससे कैसे बचाव किया जाए। और एक मैंने थोड़े दिन पहले, चूंकि मैं भी गाय की सेवा करती हूँ, मैं उनको चारा खिलाती हूँ, तो जब मैं चारा खिलाने अभी थोड़े दिन पहले गई थी तो मैंने देखा गाय के मुंह से बहुत ज्यादा झाग आ रही थी और बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में। मुझे ऐसा महसूस हुआ और उस दिन उन्होंने चारा खाया भी नहीं, तो मुझे लगा कि शायद वो किसी तरह से परेशान थी। तो ऐसी सूरत में क्या हमें प्राथमिक उपचार के रूप में, चूंकि हम देखते रहते हैं, तो हमारी तरफ से हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या हम उनकी सहायता के रूप में कर पाएंगे? एज अ डॉक्टर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कुत्तों के अंदर जो है पार्वो जो बीमारी है काफी खतरनाक बीमारी है, और खास तौर पर अगर जैसे जो भाई अपने ग्रुप में भी माता बहने जो अपने जो इनके पास कुत्ते हैं, तो ये बीमारी स्वाभाविक आती है कुत्तों में। कारण सिर्फ एक है, बाहर से वायरस का आना, गंदगी का आना। क्योंकि जब हम कुत्ते को घुमाने के लिए जब लेके निकलते हैं तो गली में और दूसरे जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, वो जब वहां कोई अपनी पोटी वगैरह या कुछ वेस्टेज वहां पड़ी होती है, तो उससे भी ये फैलने का खतरा रहता है। तो उसमें तो कतई भी कोताही ना बरतें, तुरंत प्रभाव से डॉक्टर के पास ले जाएं, डॉक्टर के पास ले जाके उसको ड्रिप या जो ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि पार्वो में लगभग जो है 50 to 60% डेथ के चांसेस रहते हैं अगर समय पर ना संभाला जाए तो। दूसरी बात की आपने, गाय के मुंह से झाग निकल रहा था, तो वो कई तरह की बीमारियां होती हैं। कई बार क्या होता है, अभी लास्ट टाइम तो फुट एंड माउथ, मुंह खुर जिसको बोलते हैं, मुंह खुर बीमारी भी फैली थी। उसमें भी काफी झाग की समस्या, मुंह में निकलना, और गाय का चारा खाना बंद हो जाता था। लेकिन मुख्यतः जो सड़क के ऊपर जो गाय घूमती है, बेसहारा घूमती है, उस गाय को खास तौर पर जब पॉलीथीन लिफाफे वगैरह हम सब्जी के छिलके डालते हैं, वो कतई ना डालें। वो छिलके के साथ जो है वो लिफाफा खा जाती है। जब वो प्लास्टिक की थैली उसने खा ली, तो वो थैली जो पेट के अंदर जाने के बाद कभी भी गलेगी नहीं, वो डाइजेशन उसका नहीं कर पाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा जब उसके पेट में, गाय के 4 पेट होते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा उस गाय के पेट में वो थैलियां भर भर कर उसका पेट भर जाएगा और वो फिर जुगाली करने में भी सक्षम नहीं रहेगी, और धीरे धीरे जो है वो स्लो डेथ की ओर बढ़ जाएगी। खास तौर पर मैंने बाजार में देखा, काफी लोग छिलके जो लिफाफे के अंदर सब्जी के फेंक देते हैं, तो गाय जब रोड सड़क पर घूमती है तो क्या करेगी, वो उसके हाथ तो ऐसे है नहीं वो हाथ से फाड़ के उसको निकाल ले, लेकिन वो छिलके का पैकेट के साथ उसको लिफाफे को 60-70% केसेस में वो खा जाती है। तो हो सकता है मे भी उनको ऐसा हुआ हो, या फिर जो फुट एंड माउथ की बीमारी है वो भी हो सकती है, अभी काफी फैली है। जी गौतम जी। हाँ जी, एक विषय मैं और ऐड करना चाहूंगा इसमें।
हमारा समाज जो सनातन समाज है वो बहुत दयालु है और मन में भावनाएं हैं। तो कई लोग केवल ये सोचते हैं गाय को भूख केवल गोपाष्टमी के दिन ही लगती है, और जो पितृपक्ष वाला एरिया है जो 15 दिन है उसी में गाय को भूख लगती है, बाकी गाय को भूख कभी नहीं लगती। इसलिए गोपाष्टमी के दिन, गोवर्धन वाले दिन खूब गाय को खिलाएंगे, बाकी कभी नहीं पूछेंगे। ये एक मिथक है, इसको हमको तोड़ना चाहिए। आपको गाय का प्राकृतिक भोजन हरा चारा है, उसको बासी रोटी दे देते हैं, ब्रेड दे देते हैं, उसको कई सारी चीजें देते हैं जो उनके लिए नहीं है। वो है सड़क पे है, जो भूखी है वो खाएगी, लेकिन वास्तव में आपको अगर गाय खिलानी है तो कहीं से अगर प्रबंध हो सकता है तो उसको गुड़ खिलाएं, उसको 1-2 रोटी ठीक है, 1-2 रोटी गुड़ के साथ जरूर दे और उसको हरा चारा दे। इसमें उसकी जो है ना उसका पाचन तंत्र ठीक रहता है। सर एक बात इस मामले में मैं बिल्कुल सही हूँ, क्योंकि मैं हरा चारा ही खिलाती हूँ, मैं कुछ और नहीं खिलाती। तो चलो मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ। जी कमलेश जी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं डॉक्टर साहब से एक चीज पूछना चाह रही हूँ कि कुछ लोग सर आसपास में ऐसे भी, जैसे हमारे यहाँ पे नंगली डेयरी है, नजफगढ़ के आसपास भी है, वो लोग गाय पाल रखी है, वो दूध निकाल के गाय को खुला छोड़ देते हैं। वो दिन भर में रोड के आसपास कुछ भी पॉलिथीन जो भी कचरे में से उनको मिलता है वो खा लेती है, शाम के समय फिर दूध निकाल के छोड़ देते हैं। तो सर ऐसे लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं क्या करें फिर इस तरह से कि गायों के लिए हम? देखिए, उन लोगों के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, गाय आपको बहुत कुछ दे रही है, उसको घर रखें। वो खोलते क्यों है? गाय दूध कम दे रही है जो गाय, और दूसरा चरने के लिए आप लोग सड़क के ऊपर चारा डालोगे ना, जब तक आप लोगों ने एक गाय को गौशाला में गोद लेके खुद जाके, जीवन का सिर्फ आधा घंटा डेली का आप आधे घंटे का नियम बनाओ, चारा जब सड़क के ऊपर आप लोग डालोगे तब वो गाय को खुली छोड़ेगा। जिस दिन आप लोग खुले में धर्म करने के नाम पर, मैं कहूंगा धर्म करने के नाम पर क्यों कह रहा हूं मैं, देखिए धर्म कीजिए लेकिन गौशाला में जाकर अपने हाथ से चारा खिलाइए। जिस दिन सड़कों के ऊपर आम आदमी चारा डालना बंद कर देगा उस दिन गाय सड़कों पे खुली नहीं रहेंगी, क्योंकि एक लालसा होती है, भी गाय मैंने खोल दी, वो सड़क के ऊपर चर के आ रही है, पेट भर रहा है, तो जो गाय रख रहा है वो आदमी भी अपने लालच में छोड़ रहा है, भी गाय तो तेरी फ्री में चर के आ रही है। तो चारा अगर आपको डालना है तो चारा आपको गौशाला में जाकर डालो। सिर्फ जीवन का आधा घंटा, अपना इतना व्यस्त समय है आप लोगों का, अगर आधा घंटा हम अपने लिए, या अपने भारत की जो संस्कृति है या भारत का जो वजूद है, गाय हमें पालती है, हम गाय को कभी नहीं पालते। गाय की हर चीज से हमें प्रॉफिट है, गाय की हर चीज से हमें प्रॉफिट है, गाय हमें पालती है, हम गाय को नहीं पालते। तो अगर हम जीवन में आधा घंटा, बहुत बहुत शुक्रिया आधा घंटा आपका। अनीता जी के सवाल का जवाब लगता है मिल गया है। बैरवा जी कुछ कहना चाहते हैं? जी कहें। सर मैं ये एक जो 2 तरह की गाय होती है, एक तो होती है जो जिसके कान पे सरकार कुछ वो लगा देती है, अपनी निशान लगा देती है कि ये मतलब आवारा, एक दूसरी गाय होती है वो फ्री गाय, तो दोनों में अंतर होता है सर। एक पे तो वो सरकार मतलब सरकार ने अपने निशान लगा रखे हैं, या उनके कोई चौरा वो लगा रखा है ठप्पा सा चौकोर स्वास्तिक टाइप का। जी तो 2 तरह गाय इस तरह को ध्यान रखें कि एक तो गाय वो होती है जो पालतू होती है, उस पे निशान नहीं होगा किसी तरह का, और जिसपे कान पे लगा होता है तो वो गाय होती है जो किसी की नहीं होती है। ये सर मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बाकी जो छोटी वाली गाय है वो डॉक्टर साहब बताएं, गौतम जी बताएं कुछ, वो जो छोटी गाय है वो किस तरह की गाय है, क्या कोई अलग तरह गाय बनी है या अपने आप बनी है वो गाय, और सर आप बताइए थोड़ा। टैग वाला तो सुमित जी आप बताइए, टैग वाला। एक प्रश्न मेरा भी है डॉक्टर साहब की, जो गायें आवारा की तरह मतलब आवारा रूप से घूमती हैं, तो क्या उनको हम घर लाके पाल सकते हैं? वैसे लोग जो जिनके पास जमीन है, जिनके पास जगह है, तो वो पाल सकते हैं? बिल्कुल पाल सकते हैं। देखिए जी, गाय, मैं बैरवा साहब को कहना चाहूंगा, बैरवा साहब कान का टैग वही बात है जिस तरह से मेरे बच्चे और आपके बच्चों में फर्क नहीं है। आपके बच्चे भी हिंदुस्तान के नागरिक, के बच्चे भी हिंदुस्तान के हैं, तो वो गायों में कोई फर्क नहीं है। वो भी परमात्मा ने गाय उसको बनाया, गाय उसको बनाया, बट फर्क कितना है, गवर्नमेंट या गौशाला वाले टैग लगा देते हैं कान में रजिस्ट्रेशन के लिए। एक वो रजिस्ट्रेशन उनका आइडेंटिफिकेशन या उनका आधार कार्ड बोल सकते हैं लोग। लेकिन होता क्या है, गौशालाओं में फंड दिया जाता है, गौशाला में जब फंड के साथ साथ जो है गौशाला के कर्मचारी अगर सही से अपने कर्तव्य का निर्वहन ना करें तब गाय भूखी रहती है। फिर वो लोग क्या करते हैं, कुछ जो बिना दूध वाली गायों को वो निकाल देते हैं, या किसी फार्मर के घर में दूध से गाय टल गई और दूध 2 लीटर दिया, 4 लीटर दिया, तो 2 लीटर 4 लीटर में गुजारा नहीं होता।
अगर चारे पानी का खर्चा देखेंगे तो वो फालतू पड़ता है, तो वो लोग उस गाय को छोड़ देते हैं, फिर उस गाय को बेसहारा हो जाती है और वो सड़कों में फिरती है। तो वो गाय है और कोई फर्क नहीं, गाय सभी एक ही तरह की हैं, सभी एक जैसी हैं। तो यही फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं है जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी वक्ताओं का, बहुत सुंदर विचार और बहुत कुछ हमने सीखा, बहुत कुछ जाना। लेकिन चलते-चलते मैं चाहूँगी कि एक संदेश, चूँकि हमारे कार्यक्रम की परंपरा रही है कि हम संदेश ज़रूर लेते हैं, समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। तो सब एक एक छोटा-छोटा संदेश। एक जी, क्वेश्चन बैरवा जी ने पूछा था, जो छोटी जी, गाय है उसमें कोई फर्क है क्या? मैं भूल गया उसके बारे में। जी, बैरवा ज़रूर साहब, उस गाय में और हमारी दूसरी गाय में कोई फर्क नहीं है, दोनों में सेम प्रोसेस है, सेम, दोनों ही जीव हैं, दोनों की 4 टांगे हैं, दोनों की दो एक एक पूंछ है, 4 थन है, मतलब सेम। सिर्फ जेनेटिक रूप से अगर बात करें तो वो गाय का कद जो है बड़ा है, उस गाय का कद छोटा है, वो उनकी जलवायु और उनके रख रखाव के हिसाब से। जैसे अब उसको बात करें तो पास हिमाचल का आदमी रंग का साफ होता है, और हमारे जो गर्म क्षेत्र का आदमी का रंग थोड़ा सांवला होता है, या बॉडी वेट का फर्क होता है, उसी तरह से लगभग सेम प्रोसेस है। गौतम हमारे जी, हमारे जो है, प्रश्न आया है, एक प्रश्न आया हमारे है कि यहाँ कहावत। जी जी, जी, डॉक्टर साहब, एक जी प्रश्न आया है, मैं चाहूँगी जल्दी-जल्दी इसका भी उत्तर दे दें। जो बेसहारा जी। गाय है, सरकार क्या करती है उनके लिए? जल्दी बताएँ। गौतम जी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, बताइए, बताइए, आपने बताइए। आप बताइए डॉक्टर साहब। अ, जी देखिए, बेसहारा गाय के लिए सरकार हर गौशाला को अनुदान देती है, और दूसरा, अकेली सरकार का कर्तव्य नहीं है, ये कर्तव्य हमारा भी बनता है। हम जब जो अपने घर में बच्चों को जैसे रखते हैं, उस तरह से, अगर मैंने पहले भी बोला था, एक आदमी एक गाय को अगर गोद ले ले, एक गाय का खर्चा मात्र महीने का 2,000 रुपये मैक्सिमम पेट भरने का। वो 100 रुपए में, 70 रुपए में रोज पेट भर लेगी। अगर एक आदमी एक गाय को गोद ले ले, तो भारत की जनसंख्या जितनी है उसके अकॉर्डिंग गायों की जनसंख्या शायद कम होगी। तो उसमें सारा ही कुछ हो जाएगा। सरकार जो है, सरकार भी हमारे टैक्स से, हमारे पैसे से ही उनको निर्माण कर रही है, लेकिन सरकार कितना दे पाएगी? हमारा भी कर्तव्य बनता है कुछ गाय के प्रति। हम अपना कर्तव्य जिस दिन निर्माण कर लेंगे, अपना कर्तव्य समझ लेंगे, उस दिन गाय जो है सड़कों पे नहीं मिलेगी आपको। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। गौतम जी, एक प्रश्न मेरा बहुत ज्वलंत प्रश्न है और मैं चाहूँगी कि जल्दी-जल्दी आप इसका उत्तर दें, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। जो गाय है, जैसे कहते हैं ना कि कुत्ते-बिल्लियों को हम पाल लेते हैं और बहुत प्यार से पालते हैं, बहुत उनके लिए तरह-तरह के ड्रेस तैयार करते हैं, उनको सर्दी ना लगे इसके लिए। मैंने देखा है बहुत सारे घरों में, और अमूमन 21 मिलियन लोगों के घर में ये इस तरह के पशु पलते हैं। भारत की बात करूँ या देश दुनिया की बात करूँ, गाय को हम क्यों नहीं पालते? गाय के प्रति इतने उदासीन क्यों हैं? देखिए, उदासीनता इसलिए आई है क्योंकि हमने गोपालन छोड़ दिया, हमने खेती छोड़ दी। पहली बात तो ये है, कुत्ता पालने में, तोता पालने में या छोटे जानवर पालने में आपको ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए। गाय के लिए एक छोटा स्पेस चाहिए, आपको अपेक्षाकृत बड़ा चाहिए। दूसरी बात ये है, उसके वेस्ट उठाने के लिए आजकल किसका मन करता है? मैंने तो बहुत सुना है कि आजकल जिसके घर में भी गाय या भैंस होगी, उसके घर में कोई अपनी बेटी या बहू ब्याहेगा ही नहीं, ऐसा भी प्रथा चलती है। पहले ऐसा था, जिसके घर में ज्यादा गाय और पशुधन है, उसके गांव में देते हैं कि भाई इसके खाने पीने की कोई कमी नहीं, भले भले ही कोई हो जाए। लेकिन आज स्थिति उल्टी है। लेकिन मैं आपको एक विभाजी एक और सच्चाई बताता हूं। आज पशुपालन और कृषि क्षेत्र ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर रहे हैं। आईसीआर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक डाटा आया है, बहुत सारे आईटी प्रोफेशन, बहुत सारे बीटेक इंजीनियर्स, बहुत सारे एमबीए स्टूडेंट्स ये अब गोपालन और कृषि की ओर बढ़ रहे हैं। समय परिवर्तन हो रहा है। हम कोरोना का हमने वो युग देखा, आपने तो कोरोना के समय ये शुरुआत की थी, हमने ये युग देखा, लोग किस प्रकार से इम्यूनिटी डाउन होकर के लोग समाप्त होने की कगार पे हैं। उनको बचाने वाली केवल हमारे खेती और पशुपालन, सब बंद हो गया, लेकिन ये बंद नहीं हुआ। और इसलिए युवा वर्ग फिर से वापस आ रहा है। और आज भले ये दिखे कि छोटे पशुपालकों ने, छोटे लोगों ने या एक दो खेती करने वालों ने, एकड़ ने कम भले ही गाय करती होगी, लेकिन बड़े स्तर पर मैं ऐसे बहुत सारे लोग को, उद्योगपतियों को जानता हूं जो इसको अपना प्रोफेशन बना रहे हैं, खेती को और पशुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं।
बहुत बढ़िया गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ शरद गुप्ता जी जुड़ गए हैं, उन्होंने बहुत सुंदर जानकारी दी है। और बैरवा जी, आपके प्रश्न का उत्तर है कि टैग लगी गाय बैंक से बीमित होती है और बीमा पॉलिसी प्रीमियम से गाय की हानि होने पर पालक को राहत मिलती है, इसलिए टैग लगाया जाता है। अब मैं चाहूंगी चलते चलते एक छोटा सा संदेश आप सभी दें, और मैं सबसे पहले पूनम जी, मैं चाहूंगी कि एक छोटा सा संदेश आप क्या देना चाहती हैं हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारे समाज को, देश को, दुनिया को। पूनम जी, आपका माइक बंद है। पूनम जी, माइक बंद है आपका। सॉरी। मैं यही कहना चाहूंगी कि हम हमारे साथ में जो भी जानवर साथ साथ पलते हैं, सड़क के हो चाहे घर में हो, हमें किसी से भी एक तो घृणा नहीं करनी चाहिए। किसी भी बेजुबान पर जानबूझकर अत्याचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कि मैं देखती हूँ कि लोग ना कैसे मारते हैं, कुत्तों को देखती हूँ, कोई किसी से मार रहा है, वो जरा सा ये नहीं सोचते कि वो किस लिए भौंक रहा है, किसने वो इस वजह को तो जानने की कोशिश नहीं करते और उसको मारने लगते हैं, पत्थर से मारेंगे, उससे मारेंगे। तो मेरा तो दिल बहुत दुखता है इस चीज से। तो सबके प्रति दया भाव जरूर रखें और उनको समय समय पर भोजन के लिए जरूर व्यवस्था करते रहें। तो इससे क्या है, वो भी खुश रहेंगे और हम लोग भी खुश रहेंगे, हमारा मन भी अच्छा रहेगा। तो जीवों के प्रति दयालुता बहुत जरूरी है, ये मेरा संदेश है। और बहुत उनके लिए सुंदर। जरूर कुछ प्रत्येक व्यक्ति को बहुत करना ही चाहिए। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूनम जी। कमलेश जी, क्या कहना चाहेंगी? चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जानवर के प्रति मन में संवेदना होनी चाहिए। इस धरती पर जितना अधिकार हमारा है उतना ही पशुओं का भी है। प्रकृति के अंदर अगर हमें बैलेंस स्थापित करना है, तो जैसे हमें सारी चीजों की जरूरत है, ऐसे ही पशुओं की भी जरूरत है। पशु भी हमारी दैनिक हर चीज का हिस्सा है। अगर जंगलों में जानवर नहीं होंगे, अगर मान लो आप शेर को हटा दो, तो बाकियों की संख्या बढ़ जाएगी। तो पूरा इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए इस धरती पर हर कोई अपनी जिम्मेदारी से, हर किसी का होना और पशुओं के प्रति प्रेम रखना चाहिए। और जहां तक डॉक्टर साहब की बात से बहुत सहमत हुई कि हमें एक एक गाय को जरूर गोद लेना चाहिए। ठीक है, घर बिल्कुल में बिल्कुल। कुत्ता और है, ये जी, जब वो कमलेश दूध जी, वूध कुछ नहीं देता, लेकिन फिर भी हम अपने शौक के लिए पालते हैं। उसको पालने से क्या होता है, जब हम घर में आते हैं, वो पूंछ हिलाता है, प्यार करता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे दिन भर की सारी थकावट दूर हो गई है। 5 मिनट में थोड़ी सी देर उसके साथ खेलते हैं, क्योंकि हम दिल्ली में मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो या तो टीवी देख लो या थोड़ी देर उसके साथ खेल लेते हैं, चल लेते हो, घुमाई हो जाती है, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, मन खुश हो जाता है, पूरा स्ट्रेस रिलीज कर देते हैं। जानवर बहुत प्यारे होते हैं, इनके प्रति संवेदनशील रहिए, बस इतना सही बिल्कुल, संदेश बहुत देना। सुंदर जानकारी और बहुत सुंदर संदेश कमलेश जी आपकी तरफ से। गौतम जी, एक छोटा सा संदेश। और आदरणीय शरद गुप्ता जी, हमारे स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, आप जरूर देखें, 9958157108। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके सुंदर जो संदेश आ रहे हैं, हमें हमेशा अच्छे वक्ताओं की जरूरत पड़ती है। हमारे साथ बैरवा जी का संपर्क टूट गया है और मैं शरद जी से पुनः निवेदन करूंगी कि आप हमसे संपर्क साधें। और गौतम जी, छोटा सा संदेश जल्दी जल्दी। मेरा केवल यही संदेश है। पहली बात तो ये है, हमारी अगली जो जनरेशन है, कम से कम दूध कहाँ से आता है, खेती में अन्न कहाँ से आता है, उसकी जानकारी जरूर दें। फार्म विजिट करवाएं, अपने खेतों पर लेकर जाएं, या आसपास जो दिल्ली में रहते हैं, कम से कम एनसीआर में जहां गोपालन होता है, जहां खेती होती है, वो जरूर दिखाएं। दूसरा, गो प्रोडक्ट अपने घर पे जरूर उपयोग करें। गाय नहीं पाल सकते, गाय के उत्पाद का उपयोग करके भी आप अल्टीमेट गाय की सेवा करते हैं, ये आप जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अपने जीवन में अगर हम एक गाय को गोद ले ले, महीने में हम लोग 50,000 लाख रुपए कमाते हैं, और अगर हम अपने जीवन में एक गाय को गोद लेकर उसकी सेवा कर ले, तो हमारे भारत में गाय सड़कों पर नहीं फिरेगी। और दूसरा, गाय बेसहारा है, आवारा नहीं है, और गाय हमारी संस्कृति का मूल आधार है। अगर हम बात करें, गाय से ही जीवन है, गाय बचेगी तो देश बचेगा, लेकिन तब बचेगा तब हम अपनी सोच बदलेंगे। जब हम मतलब बड़ी बड़ी मतलब सिटी में बड़ी बड़ी मतलब बिल्डिंग में हम चले गए, तो हमने अपने बच्चों को जो है एक कमरे में बंद कर लिया है। आज अगर आप देखोगे ना, पार्कों में बच्चे बहुत कम खेलते हैं कभी कभार, तो वो जब कमरों से बाहर निकलेंगे, जब आप लोग गौशाला जाओगे, गाय को गोद लोगे, गौशाला जाओगे आप, तो आपको ये दिखेगा भाई, वहां पर बच्चे भी देखेंगे भी गाय क्या होती है, दूध कहाँ से आता है, किस तरह का आता है, और शुद्ध दूध क्या होता है। थैली का दूध जीवन बर्बाद कर गया। थैली का दूध ने हमारा जो है, हमारा अगला जो अगली जनरेशन जो है, उसको जो आप देखोगे ना, एज का फैक्टर कम होता जा रहा है। तो गाय को बचाना है। गाय जो हमारी संस्कृति का आधार है, शुद्ध अगर आपको खाना है,
शायद हमारा जीवन व्यर्थ है। तो गौशाला में बच्चों को जरूर लेके जाएं, तो गाय बचेगी तो देश बचेगा। ये नस्ल संवर्धन के लिए फिर भी किसी भाई को जरूरत पड़े तो ये पीछे आपको दिख रहा है बुल, गौशालाओं के लिए निःशुल्क सांड की व्यवस्था हम करेंगे, अच्छी नस्ल के सांड उनको दिलवाएंगे और बहुत कम रेट पर बड़े सांड भी दिलवा देंगे नॉमिनल पर। नस्ल संवर्धन करो। जिस भी गौशाला में कोई भाई भी है, कहीं आवश्यकता है किसी प्रकार की हेल्प की नस्ल संवर्धन के लिए, तो मैं हाजिर हूँ। जब मर्जी कोई मेरा फेसबुक पेज है, उस पर मैंने गोबर से ईंट बनाने का जो अभी एक वीडियो चलाया था, काफी पसंद किया लोगों ने। तो डॉक्टर सुमित वेट सोल्यूशन जो पेज है, उसको फेसबुक और यूट्यूब पे फॉलो करके उसमें वो फॉर्मूला जरूर देखें कैसे ईंट बनाई जा रही है। तो जैसे जैसे आप घर में वो गो उत्पाद है ना, उन गो उत्पाद को आप लोग घर में यूज नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, तो उसको ले आओ, खरीद के ले आओ और अपने घर में यूज करो। आप कभी समय था गाय बहुत शुक्रिया का आपका, बहुत बहुत आभार आपका। और शरद ने लिखा है कि गाय की पीठ पर हाथ फेरने से बीपी कंट्रोल होता है। बहुत सुंदर जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। तमाम सुधी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे इस कार्यक्रम को, और हमारे जितने भी विद्वान वक्ता इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, आप सभी का हृदय से मैं अभिवादन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय बैरवा जी से हमारा संपर्क टूट गया है, उनका भी विशेष आभार, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। गौतम जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कमलेश जी, बहुत बहुत आभार आपका। पूनम जी, बहुत आभार। और डॉक्टर साहब, अंत में आपका भी बहुत आभार। इस परिचर्चा को आप सब जरूर देखें। थोड़े समय के बाद हम इसको अपने YouTube चैनल पर भी लॉन्च करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इस तरह की हर वर्ष हर हफ्ते लेकर आते हैं और नई नई विषयों पर हम बात करते हैं नई परिचर्चा के साथ। अगले हफ्ता फिर हम मुलाकात करेंगे, और मैं चाह रही हूँ कि बैरवा जी मुझे लगता है जुड़ गए हैं। जी, बैरवा जी से संदेश हम ले लेते हैं। बैरवा जी, बहुत बहुत अभिनंदन, और चाहती हूँ जल्दी से आप छोटा सा संदेश दें, चूंकि हम आपसे संपर्क टूट गया था, तो हम चाहते हैं कि आप संदेश दें जरूर। जी, आवाज आ रही है मेरी? मैं तो बस यही जी आ रही है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि हम अगर भारतीय सभ्यता को और ईश्वर को मानते हैं, तो हर ईश्वर का अपना एक वाहन होता है, एक जिसे वो सवारी नहीं होती, वो उनके प्रिय और सबके प्रिय जानवर होते हैं। हम शंकर भगवान जो देवों के देव महादेव हैं, उन्हें पशु तो है या मोर कह लीजिए, गणेश जी का चूहा है। और मैं चूंकि अब मैं ये खरगोश मुझे चिल्लाने लग गए, तो मैं ये मेरे आके बैठ जाए, तो ये बैठे, ये कंधे बैठा है बेटा, बच्चे से छोटे बच्चे भी वाह वाह, देखिए इनके कंधे पे खरगोश बैठा है। ये जो है ना, ये माँ सीता जब अकेली जंगल में थी, तो उनके लिए माता पिता ने खरगोश बनाए थे। तो छोटे बच्चे बहुत चिल्लाने लग गए, नीचे मैं यही सोते, मेरे पास सोते हैं, ये हमें डर रहा है नीचे गिरने। तो ये भी इसलिए बनाए थे। तो हर ईश्वर का कोई न कोई वाहन है, और मानते सकते हैं, तो आप अवश्य उसके दिए उपहार को, प्रकृति के उपहार को, जीव जंतुओं को, उनके प्रति मन में मोहब्बत रखें। और निश्चित रूप से पूरी सृष्टि, पूरा समाज। और तब सामने गौतम जी ने कोरोना काल की बात की, आप सब जानते कोरोना क्यों फैला? उसके जीव में भी यही था कि किसी देश विशेष में, किसी वो तो खाते हैं लोग, तो ये खाने के लिए, पालने के लिए क्या महीने नष्ट ना करें, खाते होंगे जीव उनकी अपना कम से कम। हम तो मानव है, कम से कम इनकी रक्षा करें, इन्हें बचाएं, तो निश्चित रूप से हमारा सृष्टि, हमारा समाज, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड शिक्षित होगा। और हम पुनः कहते हैं भारत सोने की तो सोना थोड़ी सभ्यता भरपूर थी, इसीलिए हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। सोने की चिड़िया फिर बन सकते हैं अगर हम इनकी रक्षा करें, तो प्रकृति समझ जाएगी और विकास के नए आकाश में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और पूनम जी, आदरणीय बैरवा जी, कमलेश गौतम जी, गौतम नायक जी, और डॉक्टर सुमित, आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ पूरी की ओर से। बहुत सुंदर जानकारी आपने दी, और एक पशु प्रेम की भावना जो हो रही है, और जो संदेश आपने दिया है, तमाम सभी श्रोताओं को भी कहना चाहती हूँ कि एक गाय तो अवश्य गोद ले ली जाए। और कुत्ते बिल्ली तो सब अपने घर में
रखते हैं, जगह की भी दिक्कत नहीं होती, छोटी-सी जगह में एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम गौ-पालन की बात करते हैं तो उसके लिए जगह भी पूरी चाहिए, तो क्यों ना गौशाला में जाकर एक गाय गोद ले लें और उनके लिए बहुत सुंदर संदेश पूरे विद्वान वक्ताओं ने आज पटल को शोभायमान किया है अपने संदेशों के साथ। चलिए ना, एक गाय गोद लेते हैं। अगली परिचर्चा में नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हम